नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डार्विनवाद। उद्विकासी सिद्धांत में 3 थ्योरी को हमें पढ़ना है, लेमार्कवाद, डार्विनवाद और संश्लेषणात्मक थ्योरी यानी सिंथेटिक थ्योरी। उनमें से लेमार्कवाद पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में क्लास हो चुका है और आज हम डार्विनवाद के बारे में चर्चा करेंगे। आज ऐप के माध्यम से लिया जाने वाला यह पहला क्लास है, इस वजह से कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और आज 4-5 घंटे उसी में निकल गए तो हम ठीक ढंग से तैयार भी नहीं हो पाए। तो डार्विनवाद पर हम आज विशद रूप से चर्चा करेंगे और उसके प्रत्येक पहलुओं को जानेंगे। ये किस प्रकार से इन्होंने मानव और समस्त जीवों के उद्विकास के बारे में बताया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया क्योंकि जो इनका सिद्धांत था वो सिद्धांत यही था कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव की जो रचना यहाँ पर हम देखते हैं, जो प्रकृति में जो हम विविधता देखते हैं, वह किसी भगवान, ईश्वर या गॉड की कृति नहीं है, बल्कि यह उद्विकास का प्रतिफल है और छोटे छोटे जीव जंतुओं से, सरल जीवों से धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास होता रहा है। और इस पुस्तक में इनके एक सहयोगी थे लिखने में, जिनका नाम था अल्फ्रेड रसल वेलेस। तो डार्विन ने अपने 22 वर्षों तक इन्होंने 5 महाद्वीपों पर घूम घूम कर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा किए और यह 20 साल की ही उम्र में निकल पड़े थे और 22 वर्षों तक अध्ययन किए। साथ में उनके हमवतन एक अल्फ्रेड रसेल वेलेस, जिन्होंने कि इंडोनेशिया और मलेशिया में अपना अध्ययन किया और उस अध्ययन से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर दोनों ने लिनेन सोसाइटी की बैठक में जब अपने सिद्धांतों को रखा तो आश्चर्यजनक रूप से दोनों के सिद्धांतों में समानता आई और दोनों ने मिलकर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की एक नई अवधारणा दिया और उस अवधारणा के आधार पर दुनिया में यह बात स्थापित हो पाया कि जीव जातियों की जो उत्पत्ति है वह किसी ईश्वरीय रचना का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह एक उद्विकासीय प्रक्रिया का प्रतिफल है जो कि प्राकृतिक कारणों से होता है। तो आज हम उसी डार्विनवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये डार्विनवाद है। डार्विन का पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन 1831 में चार्ल्स डार्विन एक बीगल नामक जहाज से, बीगल नामक पानी का जहाज था और इस समय इनकी आयु जो थी मात्र 20 वर्ष की आयु। 22 वर्षों तक 5 महाद्वीपों पर घूम घूम कर इनका अध्ययन, आंकड़े एकत्र किए, उसका विश्लेषण किए और उसके आधार पर जो अध्ययन हुआ उसी के आधार पर इन्होंने, डार्विन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। डार्विन के मन में ऐसा क्यों सवाल उत्पन्न हुए, उसके पीछे भी कुछ कारण थे। तो कारण इनके प्रीवियस में अगर हम चले तो देखेंगे कि ये प्रभावित थे एक व्यक्ति और वो थे टी.आर. माल्थस। इनका एक पुस्तक आया था, एसे ऑन पॉपुलेशन थ्योरी। इस पॉपुलेशन थ्योरी में माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा था कि मानव की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर यदि रोक नहीं लगाया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग भूखों मरने लगे। हालांकि बाद में माल्थस के इस जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का आलोचना भी हुआ था, क्योंकि लोगों ने कहा कि मानव जब उत्पन्न होता है तो मात्र एक पेट लेके उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि 2 हाथ और 2 पैर भी रहते हैं। तो अपने आर्थिक उपार्जन के लिए, अपने पेट भरने के लिए वो निश्चित रूप से जुगाड़ कर लेंगे, हमारे पास ब्रेन भी है। तो माल्थस का जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत है वह कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि जब माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था उस समय करीब 3 से 4 अरब के बीच जो है पूरी दुनिया की आबादी रही होगी और आज जो है 7.5 अरब से अधिक हो गई। तो अभी भी लोग खा पी रहे हैं। इवन कि आज से अगर 50-60 वर्ष पहले चले तो बहुत बड़े बड़े अकाल पड़ते थे और लोग भूखों मरते थे। आज अकाल तो कम से कम नहीं पड़ता है और भूख से मरने की अगर एक भी खबर आ गई तो वहाँ की सरकारों की पूरी दुनिया में फजीहत होता है। वैसे भारत में जो हंगर इंडेक्स है उसमें काफ़ी नीचे स्थान है, इस तथ्य को भी हमें रखना पड़ेगा। तो परंतु जो माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत थे उनमें कुछ तो सच्चाई था। अगर सच्चाई नहीं था तो चाइना जैसे देश से लेके भारत जैसे देश जो जनसंख्या पर नियंत्रण की जो हम बात करते हैं
तो बढ़ती हुई जनसंख्या से हम चिंतित हैं, तभी तो करते हैं। और माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में ऐसा क्या था जिससे कि डार्विन प्रभावित हुए थे? तो इनके जनसंख्या संबंधी सिद्धांत में देखें तो माल्थस का कहना था कि जनसंख्या जो है, जो पृथ्वी पर संसाधन है, जो रिसोर्सेज है हमारे पास, संसाधन जो रिसोर्सेज हैं, यह कैसे बढ़ती है? तो यह बढ़ती है अरिथमेटिक हिसाब से, अंकगणितीय नियम के अनुसार से बढ़ती है। जैसे 1 फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, इस तरह से यह बढ़ते जाएगा। यानी इस तरह से इसमें वृद्धि होती है। यानी संसाधन, जो हमारे पास संसाधन है, जैसे पेट भरने के लिए जो भी हमारे रोजगार के साधन है, हम 3 क्षेत्र पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र, 2 और भी जुड़ गए हैं इकोनॉमिक्स में, आप इसको भी देख लीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। तो ये क्षेत्र क्या है कि हम रोजगार के लिए, वो पेशा है उसको हम अपनाते हैं और वहां से उत्पादन होता है, वहां से उपार्जन होता है और उसमें हम संसाधन का उपयोग करते हैं, चाहे वो मिट्टी हो या खनन के माध्यम से निकला हुआ हो, कृषि उत्पाद हो। तो ये संसाधन 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से बढ़ेगा। जबकि जनसंख्या किस तरह से बढ़ेगा? तो जनसंख्या में वृद्धि ये अंकगणितीय नियम, ये अंकगणितीय नियम से तो ये हुआ, ये ज्यामितिक नियम से, जैसे 2, 4, फिर 8, 16, 32, 64, इस तरह से। यानी एक तरफ जहां संसाधन रिसोर्सेज अरिथमेटिक रूल से बढ़ रहा है, वहीं जनसंख्या क्या है कि ज्योमेट्री रूल से बढ़ रहा है। और इस तरह से एक समय ऐसा आएगा जब संसाधन और आपका जो जनसंख्या है उसके बीच बहुत बड़ा गैप आ जाएगा और इससे डिसबैलेंस हो जाएगा। तब क्या है, जब ऐसा हो जाएगा तो प्रकृति उस पर नियंत्रण लगाएगी। प्रकृति कैसे नियंत्रण लगाएगी? तो बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, भूखमरी होगा, अकाल आएगा, महामारी आएगा। तो कुछ हद तक यह बात सच भी होता है। अभी कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग मर गए हैं, तो महामारी से कंट्रोल होता है। बहुत सारे लोग बाढ़ से मर जाते हैं, भूकंप से मर जाते हैं, सुनामी से मर जाते हैं। तो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। तो इस सिद्धांत से जो चार्ल्स डार्विन थे वो काफी प्रभावित थे। दूसरे एक जो थे वो चार्ल्स लॉयल थे। चार्ल्स लायल यह एक जियोलॉजिस्ट यानी भूगर्भ शास्त्री थे। तो इनसे भी डार्विन जो है वो खासे प्रभावित, क्योंकि चार्ल्स लायल ने इनका जो अध्ययन था विशेषकर पृथ्वी की जो संरचना है और उसके ऊपर पाई जाने वाली जो विविधता है जीवन की, उससे संबंधित। तो डार्विन जो है काफी इससे प्रभावित थे और इन प्रभाव से उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए। प्रश्न क्या उत्पन्न हुए कि जीवों की इतनी बड़ी जो फर्टिलिटी होती है, यानी जो उत्पादन क्षमता होता है, उसकी जो प्रजनन क्षमता होती है, तो ये प्रजनन क्षमता अंतिम समय तक कायम क्यों नहीं रहता है और क्यों इनमें से बहुत सारे मर जाते हैं? सारे जीव जंतु जो पृथ्वी पर जन्म लेते हैं सभी अंतिम समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं और इनमें से कुछ लोग ही धरती पर रह पाते हैं। तो ये सभी जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, इनकी खोज के लिए बचपन से ही डार्विन जो है वो उत्साहित थे, इन प्रश्नों का उत्तर खोज रहे थे। ऐसे में जब HMS बीगल का प्रोग्राम निकला इंग्लैंड की ओर से, इंग्लैंड के संस्थान जहां वो पढ़ते थे, जहां वे शोध कर रहे थे, तो इन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और फिर 5 महाद्वीपों का 22 वर्षों तक ये अध्ययन करते रहे। और इस अध्ययन के पश्चात जो है 1858 में एक लीनेन सोसाइटी की बैठक हुई। लीनेन सोसाइटी ये लंदन में है। इस बैठक में डार्विन ने अपना मत रखा। डार्विन का जो खोज था, इस खोज को रखा और इसी बैठक में इन्हीं के हमवतन यानी इंग्लैंड के, डार्विन कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। तो इन्हीं के हमवतन जो थे अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने, इनका जो अध्ययन था वो इंडोनेशिया, मलेशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जावा सुमात्रा द्वीप पर इन्होंने खास करके अध्ययन किया था और वहां की प्राकृतिक विविधता को समझा था। तो ये दोनों उस बैठक में, दोनों का लगभग जो है मिलता जुलता हुआ मत कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो जीवन संघर्ष में जो सफल रहे जीव जंतु हैं उनकी यहाँ पर उत्तरजीविता रही और उसी के अनुसार से जो वेरिएशन हुआ तो अलग अलग दिशाओं में जीवन का विकास हुआ। तो इस तर्क पे थोड़े से दोनों में मतभेद थे। अब मतभेद क्या थे तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसी के आधार पर कुछ सिद्धांतों पर दोनों एक मत हुए। अल्फ्रेड रसेल वेलेस का अपना मत था, डार्विन का अपना मत था, लेकिन बहुत सारे दोनों में मिलते जुलते तथ्य थे और इस कारण से दोनों के सिद्धांतों को मिलाकर डार्विन भी इनसे सहमत हुआ और एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 1859 में एक पुस्तक की प्रकाशन होती है
जिसको हिंदी में बोलते हैं जातियों का प्रादुर्भाव, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ। इस पुस्तक ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया और इन्होंने लोकप्रियता के मामले में बाइबिल को भी पीछे छोड़ दिया, जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है बाइबिल, उसको भी पीछे छोड़ दिया और हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मानव या समस्त जीवों की जो रचना है वो किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ। इससे पहले जो मत थे, हमने लेमार्क के क्लास में पढ़े थे कि किस तरह से मत थे कि पहला दिन में धरती और आकाश बना, स्वर्ग बना, दूसरे दिन में चंद्रमा और सूरज बना, इस तरह के मत थे। और किसने बनाया? गॉड ने। अलग अलग धर्मों का अलग अलग मत था। हिंदू धर्म में था कि भाई ब्रह्मा ने बनाया, इस्लाम में था कि अल्लाह ने बनाया, इस तरह के थे। लेकिन चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत ने सभी जो दैवीय सिद्धांत थे, जो वाइटल थ्योरी थे, उसको ध्वस्त कर दिया और एक नया जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम था प्राकृतिक चयन। डार्विन का जो सिद्धांत था उसका नाम था प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन, इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यानी डार्विन का सिद्धांत था कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु उत्पन्न होते हैं उनके बीच जीवन जीने के लिए होड़ मची रहती है और जीवन संघर्ष चलता है, और इस जीवन संघर्ष में जो सफल होता है, जो सामर्थ्य जीव होते हैं, उसको प्रकृति चुन लेती है। इसीलिए इसका नाम नेचुरल सिलेक्शन कहा गया। जबकि अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो इनके मित्र थे, जिन्होंने सेम मिलता जुलता सिद्धांत रखा था, उनका कहना था नहीं, जो इस प्रकृति में, इस धरती पर वही जीव यहां पर सस्टेन करता है जिसमें कि योग्यता होती है। इसलिए उनका जो सिद्धांत था, ये तो डार्विन का था प्राकृतिक चयन, डार्विन, चार्ल्स डार्विन का था प्राकृतिक चयन। और अगर हम रसेल वेलेस का बात करें, रसेल वेलेस, तो इनका जो सिद्धांत था, तो प्राकृतिक चयन को ये नहीं मानते थे। ये कहते थे कि जो योग्यतम है, योग्यतम की उत्तरजीविता। काफी गर्मी है, इसके बीच भी क्लास ले रहे हैं। तो योग्यतम की उत्तरजीविता, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। दोनों में इसी प्रकार के मतभेद थे। तो डार्विन ने इनके सिद्धांतों को भी माना और इनको जगह देते हुए उसे प्राकृतिक चयन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा। तो इन्हीं सिद्धांतों को आगे हम पढ़ेंगे कि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया उसमें रसेल वेलेस का किस प्रकार का योगदान था, और डार्विन के सिद्धांतों ने जो सिद्धांत और उद्विकास के रहस्यों से पर्दा उजागर करने का जो काम किया। और फिर डार्विन के एक तो नियम है कि जो भी नियम बनता है तो उसका आलोचना जरूर होती है। तो निश्चित तौर पर डार्विन के सिद्धांतों की भी आलोचना हुई, और उन आलोचनाओं को भी हम देखेंगे कि डार्विन के सिद्धांतों में क्या कमियां रह गई थी, और उन कमियों के बाद जो सिद्धांत आए, उन सिद्धांतों को देखते हुए कंक्लूजन के तौर पर हम सिंथेटिक थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो ये रसेल वेलेस, तो रसेल वेलेस के सिद्धांतों को और डार्विन के जो सिद्धांत, इनको हम एक चार्ट के जरिए समझ सकते हैं, या यूं कहें तो डार्विन के जो संपूर्ण सिद्धांत है उनको हम एक चार्ट के जरिए समझ सकते हैं, और उस चार्ट का नाम है वेलेस चार्ट। ये वेलेस चार्ट, ये एक चार्ट है। तो इसमें क्या है कि दो कॉलम बनाए गए हैं। पहला है दृष्टिगोचर एवं प्राकृतिक तथ्य। वेलेस और डार्विन ने जो भी खोज और अध्ययन किया और उससे जो उन्हें दिखाई पड़ा, जो उन्हें दिखा, और उनमें जो भी नेचुरल फैक्ट वहां से निकल कर आया, उनको एक तरफ रखा, यानी इस कॉलम में। तो दो कॉलम है और 3 रो है। प्रत्येक रो में दो फैक्ट्स को रखा। ये इधर आपका हो गया नेचुरल फैक्ट्स, और इधर हो गया कंक्लूजन, जो इससे निष्कर्ष निकलता है। तो इसमें 2 कॉलम है और 3 रो है। प्रत्येक रो में दो सिद्धांत हैं, यानी दो नेचुरल फैक्ट, और उससे निकलने वाले कंक्लूजन भी उधर रखा गया है। तो पहला है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती। प्रत्येक जीवों में संतानोत्पत्ति की कैसे प्रचुर क्षमता पाई जाती है, तो इस टॉपिक पर जब हम आएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे कि एक मछली जो है एक बार में 20,000 से लेकर 47,000 अंडे देती, और सारे मछलियों के अंडे से जो मछलियां निकल रही है, जो बच्चे उनके निकल रहे हैं, और वो सारे बच जाएं, तो पूरे धरती पर केवल मछली ही मछली होगा, दूसरे जीव जंतु को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो प्रचुर क्षमता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद भी उस पर नियंत्रण रहता है। ये नियंत्रण कैसे लगता है? एक तो ये फैक्ट था। दूसरा फैक्ट था कि प्रकृति में प्रत्येक जीव जाति की संतुलित आबादी, संतुलित और अस्थायी आबादी है, यानी बढ़ता है, लेकिन जो है उतना नहीं बढ़ता है जितना कि उनकी प्रजनन क्षमता है। कुछ ना कुछ संतुलित रहता है और अस्थायी रहता है।
उससे नहीं बढ़ता। आप देखे होंगे कि बगुला जो होता है, जो मछली खाता है, वो लाख कोशिश करता है कि मछली को हम खा जाए, लेकिन मछली उससे भागता है। मछली का भागना भी जरूरी है और बगुले के द्वारा मछली को खाना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए कि मान लिया जाए कि अगर एक मछली जो है, जिनको कि बगुला खाना चाह रहा है, वो बगुले के डर से भागना छोड़ दे, तो क्या होगा कि बगुला जो है बिना मेहनत के सारी मछलियों को खा डालेगा। इससे बगुला में जो संघर्ष करने की क्षमता है वो तो समाप्त होगा ही, और सारी मछलियां जब समाप्त हो जाएंगी तो बगुला फिर आगे क्या खाएगा? तो बगुला के जीवन पर भी, उसके अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मछलियों को भागना, तो ये क्या है, ये हम इकोसिस्टम में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से एक फूड वेव और फूड चेन बना हुआ होता है। फूड चेन के आधार पर एक जीव दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है और इस कारण से संतुलित आबादी रहती है। और अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, मानसूनिक इकोसिस्टम। अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हम क्या देखते हैं कि भाई सबसे नीचे जो है यहां पर है टिड्डा जो कि घास को खाता है, टिड्डा है। और टिड्डा को कौन खाता है? तो मेढक खाता है। और टिड्डा क्या खाता है? तो घास खाता है। तो घास तो ग्रीन प्लांट है, और ग्रीन प्लांट होने के कारण इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। अब इस प्रोड्यूसर, चूंकि भोजन यही बना सकता है, घास ही बना सकता है, क्योंकि इसी के पास फोटोसिंथेसिस करने की का कैपेसिटी है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है और सनलाइट को एनर्जी में ही बदल सकता है घास, ग्रीन प्लांट। तो इसको खाता है टिड्डा। अब टिड्डा को खाता है मेढक। अब मेढक को कौन खाता है? सांप। तो ये सब क्या है? ये सब हो गया कंज्यूमर। और सांप को अल्टीमेटली खाता है मोर। ठीक है, इनमें से किसी भी एक चेन को हम हटा दें, यदि मेढक को हटा दें तो क्या होगा? टिड्डा की संख्या बढ़ जाएगा और सारे घास को खा जाएगा। ऐसे भी लूकस अटैक जो है आपने देखा होगा, पिछले साल आया था, कोरोना के साथ साथ लूकस अटैक भी आया था, टिड्डी दल का आक्रमण। और वो जब होता है तो यह भी एक महामारी के रूप में आता है, किसी भी देश की सारे फसल को चौपट कर देता है। वो बिल्कुल एक दल के रूप में आता है, एक संगठन और समूह के रूप में आता है टिड्डा, और सारे फसल को चौपट कर देता है और वहां अकाल की स्थिति होता है। तो ये हो सकता है। तो इस तरह से प्रकृति में यानी इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा और यहां समस्या उत्पन्न होगी। तो चलिए हम बात कर रहे थे बैलेंस चार्ट की। तो बैलेंस चार्ट में पहला सेक्शन में हम क्या देखें? जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होने के बावजूद भी दूसरा फैक्ट यह है कि प्रकृति में प्रत्येक जीव जाति की संतुलित एवं अस्थायी आबादी होता है। इससे आप निष्कर्ष निकालिए कि क्यों ऐसा होता है। आप खुद भी निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो हम बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इनके बीच जो है जीवन संघर्ष जो है चलता रहता है। ठीक है, यानी जीवन के लिए संघर्ष चलता है। यहां पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ, स्ट्रगल फॉर लाइफ। ठीक है, जीवन के लिए संघर्ष होता है। यही कारण है कि जो हम पीछे का उदाहरण बताए और बगुला और मछली का जो उदाहरण बताएं कि मछली का भागना भी जरूरी है और बगुला के द्वारा मछली को खाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर बगुला मछली को नहीं खाएगा तो मछली की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो उनके बीच भी दिक्कत होगा, तो आपस में ही संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष भी किस तरह से होता है, ये टॉपिक पर जब चलेंगे तो हम बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बैलेंस चार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, ए में जो रखे थे 2 फैक्ट। अब आगे चलते हैं कि दूसरा आप देखिए। तो ये जो जीवन के लिए जो संघर्ष है यहां पर, इसको हम दूसरा रो में पहले स्थान पर रखेंगे। क्योंकि ये तो कंक्लूजन निकल गया कि संतानोत्पत्ति में प्रचुर क्षमता, जो इनर्मस फर्टिलिटी है जीवों के बीच, तो वो काफी ज्यादा रहने के बावजूद भी क्या होता है कि जनसंख्या उसका नियंत्रित रहता, और इस कारण से कंक्लूजन निकला जीवन का संघर्ष। तो एक कंक्लूजन तो निकल गया था, इस कंक्लूजन को यहां रखेंगे कि जीवन के लिए संघर्ष चलता। अब जीवन के लिए संघर्ष चलता है। अब दूसरा इसका जो नेचुरल फैक्ट्स है वो देखिए कि प्राकृतिक विभिन्नताएं एवं उसकी वंशागति। ये क्या है कि आप जितने भी जीव जंतु को देख रहे हैं तो लाखों करोड़ों प्रकार के आपको जीव जंतु और उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। ठीक है, और 2 जीव जंतु यानी एक ही समुदाय के 2 प्राणी को ले लें तो वे भी आपस में समान नहीं। यानी एक तथ्य हम इसको भी रख सकते हैं कि हम जीव जंतुओं के बीच या जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके बीच एक कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं क्योंकि उनके बीच समानता है, और उसको अलग अलग भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके बीच असमानताएं भी है। यानी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, ये दोनों जो है प्रकृति के किसी भी वस्तुओं में पाई जाती है, चाहे हम मानव ही क्यों ना हो। जैसे कि संपूर्ण मानव जो है लगभग एक समान दिखाई पड़ते हैं, ये समानताएं हो गई, सिमिलरिटीज। आप देख सकते हैं सभी मानव 2 पैर से चलते हैं और सीधा खड़ा। ठीक है, तो उसमें समानता है। अब इसमें अगर असमानता की अगर हम बात करें
तो पहले तो उसको स्त्री और पुरुष में बांटना होगा कि स्त्री के जो अंग प्रत्यंग होते हैं अलग होते हैं, पुरुष के अलग होते हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर प्रत्येक जो मानव है उनका शक्ल, सूरत, कद, काठी, रंग, रूप, आदत, व्यवहार, क्षमता सब अलग अलग होता। तो ये क्या है? ये वेरिएशन है। यानी एक तरफ हम मानवों में जितनी समानताएं हैं उतनी ही विभिन्नताएं भी है, और ये प्रत्येक जीव जंतुओं में है। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो बिल्कुल जो है पूरी तरह से समरूप हो, कुछ ना कुछ जो है विभिन्नताएं उसके अंदर होगी ही हो। तो इस तथ्य को हमें यहां रखना पड़ेगा कि जितने भी विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है और इनकी वंशागति भी होती है। वंशागति कैसे होती है कि हम अपने माता पिता के समान ही होते हैं। यानी एक जो जीव जंतु है या मानव है वो अपने बच्चे को जन्म देता है तो उनके लक्षण जो है बच्चों में गमन कर, या कोई भी जीव जंतु से भालू का बच्चा भालू होगा, घोड़ा का बच्चा घोड़ा होगा, आदमी का बच्चा आदमी होगा। तो वो कैसे होता है? वो इसलिए कि यह उसके क्रोमोजोम और जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। क्रोमोजोम की संख्या उसकी जाति फिक्स करती है, और जो उसका पार्ट है जीन, तो जीन जो है उसके लक्षण जो है बनाता है। लेकिन ये लक्षण पूरी तरह से दूसरी पीढ़ी में गमन नहीं करता है। क्यों नहीं गमन करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जन्म देने की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, माता और पिता की। तो माता की तरफ से आए हुए जीन और पिता की तरफ से आए हुए जीन दोनों के बीच तो क्या है कि वहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है सेल डिवीजन में, आप लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन के समय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, और उस रिकॉम्बिनेशन के कारण बच्चा जो है ना तो बिल्कुल माता के समान होता है ना बिल्कुल पिता के समान होता है। थोड़ा उधर से गुण होता है थोड़ा, लेकिन हाँ उनके लक्षण जो है दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन है, इसकी वंशागति होती है। तो इस तरह से जो दो तथ्य यहां से आए, जो नेचुरल फैक्ट्स आए, इसके आधार पर जो कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। योग्यतम की उत्तरजीविता, यही योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट को डार्विन नाम देते थे, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन इन्हें प्राकृतिक चयन कहते थे कि ये जो जीवन संघर्ष हुआ, इस संघर्ष में जो जीव सफल हुए और इसके साथ जो उसकी वेरिएशंस है। अब वेरिएशन के कई कारण हैं, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। वेरिएशन कैसे होता है जीव जंतुओं के बीच? तो उसके अंदर ही एक होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण होता है वातावरण का प्रभाव होता है, उसमें फिर जो है प्रवसन होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर जो है अंतःप्रजनन होता है। तो कई कारण हैं जिनमें वातावरण की भूमिका सबसे अधिक है। तो वातावरण में परिवर्तन के कारण ये जो वेरिएशन आता है, इस कारण से जो योग्य जीव होते हैं उनको प्रकृति चुन लेते हैं। तो यहाँ पर बैलेस का कहना था कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, जो योग्य होते हैं वही इस धरती पर अपनी वंशागति को बढ़ाते हैं। और डार्विन का कहना था कि जो योग्य होते हैं, जो जीवन संघर्ष में सफल जीव जंतु होते हैं, तो उन्हें प्रकृति चुन लेती है। जैसे जेबरा और जिराफ के मामले में हुआ था, आपने लेमार्क में पढ़ा था। तो इस तरह से प्रकृति ने जिराफ को इसलिए चुन लिया क्योंकि वो अगली टांग और अगला गर्दन को वो लगातार लंबा खींचते रहने का प्रतिफल था कि वो जो है पेड़ की ऊपरी पत्तियों तक पहुंच पाए थे। तो इस तरह से योग्यतम की उत्तरजीविता और नेचुरल सिलेक्शन दूसरा कंक्लूजन आया। अब जैसा कि ऊपर में हम रखे थे कि प्राकृतिक तथ्य के तरफ तीसरे रो में जो सी है, यहां पर हम इसको रखेंगे, योग्यतम की उत्तरजीविता को रखेंगे। तो यहां पर हम योग्यतम की उत्तरजीविता रखें। और जो अगला हम प्राकृतिक तथ्य है उसको हम देख सकते हैं कि वातावरणीय दशाओं में निरंतर परिवर्तन होते रहते। ये परिवर्तन कैसे होता है? एक तो मौसम में देखिए परिवर्तन होता है, जिसको साल में आप देखिए 5-6 जो मौसम आते हैं, और उसमें जलवायु जैसे गर्मी, बरसात और जाड़ा तो है, इसके बीच में भी 3 है। भारत में 5 ऋतु पाए जाते हैं, सीजन जो कहते हैं, तो 5 ऋतु। और उसके बाद हर 40-50 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में जो वृद्धि या कमी होता है, और इस कारण से जो जलवायु परिवर्तन होता है। अभी तो क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी बातें हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो होता है, तो ये कुछ प्राकृतिक कारणों से भी होता है, परंतु आज के दौर में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम मानव ने अपने कृत्यों से, अपने लोभ लालच में और अपने भौतिक संसाधनों का सुख जुटाने के लिए इसको हमने बढ़ाया है। ठीक है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन होता है, वातावरणीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है, यह जीवों को बहुत प्रभावित करता है। और जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ तो फिर जीवों में उस बदलते वातावरण से अपने आप को समायोजित करने के लिए, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए, मतलब एडेप्टेशन हासिल करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करना पड़ा। और ये बदलाव
उसकी अगली पीढ़ियों में गमन करता है, जैसा कि हम लेमार्क में पढ़े थे। हालांकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो योग्यतम की उत्तरजीविता होती है और वो लगातार जो है बदलते वातावरण से जूझता है, और इसके कारण से अगला जो कंक्लूजन होता है वो होता है नई प्रजाति का जन्म। नई प्रजाति का जन्म मतलब ये योग्यतम की उत्तरजीविता है और वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, इस कारण से उस वातावरण से सामंजस्य बिठाने के लिए जीवों के अंदर जो बदलाव होता है, चाहे वो बदलाव आंतरिक तौर पर हो या बाहरी स्तर से हो, जो बदलाव होता है उस कारण से आगे चलकर 10-20 पीढ़ियों के बाद जो है वो नई प्रजाति के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, और भी अगर 100-200 पीढ़ियों के बाद चले जाएं तो नई जाति के रूप में दिखता है। अब प्रजाति और जाति क्या है, तो आप देखे होंगे कि जैसे धान है तो धान और गेहूं लगभग एक जैसा है, परंतु वो अलग अलग जाति है, वो अलग अलग, उसका जीनस अलग है। परंतु अगर धान की देखें तो धान की 1500 प्रजातियां पाई जाती है, और 1500 प्रजातियां सभी धान है लेकिन प्रजातियां हैं। तो धान जैसा ही है, उससे चावल निकलता है, लेकिन सभी चावल एक जैसा नहीं होता, उसके स्वाद में अंतर है, उसके उपज की विधि में अंतर है। कोई सूखा में उपजता है, किसी को अधिक पानी चाहिए स्वाद में, कोई किसी में सुगंध होता है। तो ये जो प्रजाति है, स्पीसीज है, तो ये छोटा छोटा जो है सूक्ष्म अंतर रखते हैं, है ना। जैसे कुत्ते की प्रजातियां, कुत्ते की भी कई प्रजातियां हैं, जैसे लेब्राडोर है, अल्सेशियन है, ठीक है, जर्मन शेफर्ड है, बिल्ली की कई प्रजातियां हैं। तो इसको प्रजाति, तो यहां पर क्या होता है कि शुरुआत में प्रजाति का जन्म होता है, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये था बैलेंस चार्ट। ठीक है, इस बैलेंस चार्ट को हम एग्जाम में बना देंगे, ठीक है, और इसके जो भी पॉइंट हैं इसको हम लिखेंगे। और डार्विन के सिद्धांत में हमने, ऐसे अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमने पूरी तरह से इसको समझने के लिए 6 पॉइंट बनाए हैं। 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को बारी बारी से हमें देखना पड़ेगा। आइए 6 पॉइंट को हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, वहीं से हम लेंगे, जो बैलेंस चार्ट है वहीं से लेंगे। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। क्या है प्रचुर क्षमता? इनर्मस फर्टिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम देखते हैं कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। इसको पहले भी हम चर्चा कर लिए हैं, जैसे कि कैसे होता है, इसको हम कैसे साबित करेंगे। तो सबसे कम प्रजनन दर वाला, अगर सामान्य तौर पर दिखने वाले जीव जंतुओं की हम बात करें तो सबसे कम प्रजनन किस में होता है? आप अगर दिमाग लगाइएगा तो सबसे कम प्रजनन, सबसे लो प्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है हाथी में। सबसे कम प्रजनन दर हाथी होता है। ठीक है, अब एक हाथी 30 से 90 वर्षों तक ये अपनी प्रजनन क्षमता को रखता है। यानी जब हाथी 30 वर्ष का होगा, 30 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक ये प्रजनन करने योग्य होंगे। और इस दौरान यह एक जोड़ा हाथी अगर को हम ले लें, एक जोड़ा, तो ये 6 बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं 30 से 90 वर्षों। यानी ये 60 साल का जो पीरियड है, इस 60 साल में मात्र 6 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी अनुसार से अगर देखें तो ये 6 बच्चा जो होगा, ये जब बड़ा होगा तो ये जो है 36 हो जाएगा, 36 के बाद 216 हो जाएगा, और 216 के बाद 1296 हो जाएगा। इस तरह से इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और 750 वर्ष में, अगर एक आकलन है कि 750 वर्ष में कितने हाथी होंगे, तो 750 वर्ष में ये जो एक जोड़ा हाथी था, एक जोड़ा ने जो प्रजनन की शुरुआत किया था और 6 बच्चे पैदा किए, 6 से 36 हुआ अगली पीढ़ी में, उसकी अगली पीढ़ी में, और इस तरह से 750 वर्षों में 19 लाख हाथी होगा। ठीक है, यानी इस धरती पर केवल हाथी ही हाथी नजर आएगा। 19 लाख हाथी का मतलब समझते हैं, परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए मक्खी का। अगर मक्खी को ले, मक्खी का प्रजनन दर कितना है, तो यह 120 अंडे एक बार में देती है। 120 अंडे एक बार देती है गर्मी के मौसम में, गर्मी में, और ऐसा ये एक गर्मी के सीजन में 6 बार कर सकती है। यानी एक मक्खी 120 अंडे गर्मी के सीजन में 6 बार दे सकती है। और इसकी 6 पीढ़ी के बाद देखें, 6 पीढ़ी के बाद, तो मक्खी के लिए 80,000 क्यूबिक मीटर का स्थान होगा एक मक्खी के दिए गए अंडे से। यानी हमारे आसपास चारों तरफ केवल मक्खी ही मक्खी भिन्न भिन्न करती नजर आएगी। अगर हम एक मछली का उदाहरण लें, एक मछली 20 से 47,000
अंडे एक बार में देती है। 20 से 47 हजार अंडे एक बार में देती है। अब 20 से 47 हजार अंडे का मतलब हुआ कि अगर 100 वर्षों तक ये मछली का वंशागति चलती रही तो सारे समुद्र में या जहां भी जल है केवल मछली ही मछली नजर आएगी। इसी प्रकार एक गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी भी है और अभी विलुप्ति के कगार पर। बहुत दुख की बात है, मोबाइल वगैरह के टावर से भी इनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। और गौरैया को लोग मार भी देते थे क्योंकि ये फसलों का नुकसान करते हैं, ऐसा माना जाता था, लेकिन ये गलत बात है क्योंकि ये फसलों को थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं लेकिन वो कीड़ों को भी खाते हैं, जो कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर एक जोड़ा गौरैया की अगर हम बात करें, गौरैया, और ये अपने बच्चे उत्पन्न करने लगे तो 10 वर्ष में, यानी इतनी फर्टिलिटी है कि 10 वर्ष में एक जोड़ा गौरैया 275 करोड़ जो है बच्चे उत्पन्न कर सकते। तो ये इनर्मस फर्टिलिटी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का है, ठीक है, इसके बाद भी इसका जीवन संतुलित रहता है। जैसा कि प्रभावित हुए थे चार्ल्स डार्विन टी.आर. माल्थस के इसे ऑन पॉपुलेशन को देखकर कि किस तरह से संतानोत्पत्ति और जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है। अब है क्या कि क्यों नियंत्रण रहता है, उस पर हम चलते हैं। तो आइए दूसरा पॉइंट। तो दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा जीवन के लिए संघर्ष। जीवन के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ, ठीक है। प्रत्येक जीव जंतु को अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर संघर्ष करना पड़ता है। और ये संघर्ष अगर देखें तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि कैसे कैसे संघर्ष होता है। इस संघर्ष को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ये 3 कैटेगरी इस तरह से होगा। पहला होगा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, यानी इसको बोलेंगे सजातीय संघर्ष। दूसरा होगा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, इसको बोलेंगे अंतरजातीय संघर्ष। और तीसरा जो होगा वो होगा स्ट्रगल विथ नेचर या इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी 3 तरह के स्ट्रगल हैं। पहला हो गया आपका इंट्रा स्पेसिफिक सजातीय संघर्ष, दूसरा हो गया इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी अंतरजातीय संघर्ष, और तीसरा हो गया स्ट्रगल विथ नेचर, यानी इसको हम कह सकते हैं वातावरण के साथ संघर्ष, ठीक है। तो सजातीय संघर्ष कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सजातीय संघर्ष एक ही जाति के बीच होता है, एक ही जाति, जैसे कि मानव के बीच संघर्ष, ठीक है। बाघ और बाघ के बीच संघर्ष, किसी भी जीव जंतु की आपसी जो लड़ाई होती है वो संघर्ष। और लड़ाई का मतलब ये नहीं हो कि भाला बर्छी तलवार से ही लड़े। किस लिए लड़े? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं, और वो संसाधन क्या है? भोजन, पानी, आवास, इसका ये जो संसाधन है ये सीमित है, तो सब किसी को मिल नहीं सकता है। इतने सारे प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जीव जंतु अगर रह जाएंगे तो ये सबको प्राप्त हो नहीं सकेगा, इसलिए यहां पर इसके लिए संघर्ष हो। और एक चीज और है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पार्टनर, ठीक है। यानी इसको बोल सकते हैं जीवन साथी या फिर मैथुन के लिए जो पार्टनर चाहिए उसके। तो अब जैसे मानव को ही ले लें तो कहता है कि भाई जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है मानव के बीच वो जर जोरू जमीन के लिए हुआ। जर मतलब धन संपत्ति, जोरू मतलब एक पुरुष की चाहत होती है स्त्री के लिए कि हम उससे विवाह करें, तो उसके लिए लड़ाई हुआ है, और जमीन के लिए जो धरती है। तो उसी प्रकार से जो भी जीव जंतु होते हैं तो उनके बीच जो स्ट्रगल चलते रहता है भोजन के लिए। सभी को भोजन प्राप्त नहीं हो सकता है, भोजन के लिए छीना झपटी भी करते हैं। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो इसी प्रकार के भोजन के लिए वो संघर्ष करते थे। फिर पानी के लिए, पानी भी बहुत है लेकिन उनमें से मात्र 4% पानी पीने लायक है, और वो भी बेकार चला जाता है। उसमें भी कई प्रकार के प्रदूषण है और कई सारे ऐसे तत्व मिले रहते हैं कि पानी पीने लायक नहीं रहता है, तो उनमें से हम कुछ पानी को ही पीने लायक। और आवास ये भी चाहिए, और सबको जो है सहवास के लिए एक जीवन साथी चाहिए, मेल्टिंग पार्टनर। तो इसके लिए अपनी ही जाति से लड़ते हैं। हाथी से लड़ता है, बाघ से लड़ता है, शेर से लड़ता है, चिड़ियों में भी लड़ाई होती है, और मानव की लड़ाई तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। फिर हो गया इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ये अंतरजातीय। तो ये अंतरजातीय कैसे है? तो अपना जीवन बचाने के लिए हमें जो है दूसरों को खाना पड़ता है। जैसे हम बकरा का मीट खाते हैं, तनिक भी नहीं सोचते हैं कि हम अपने जीवा या क्षुधा को शांत करने के लिए
हम बकरे को काट रहे हैं, मुर्गे को काट रहे हैं या किसी भी चीज को काट रहे हैं, परंतु क्या करें, यह प्रकृति का नियम है कि अगर एक जीव जंतु दूसरे को नहीं खाएगा तो फिर ये जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये जरूरी है। अब जरूरी कैसे है, तो जैसे आप देखिए बाघ है, बाघ और हिरन। हिरन खूब कोशिश करता है कि हम भागें, लेकिन बाघ जो है उसको पकड़ ही लेता है और बाघ हिरन को खाता है। अगर बाघ हिरन को नहीं खाए या बाघों की संख्या समाप्त हो जाए तो हिरन क्या करेगा, सारा उसकी संख्या बढ़ जाएगी और सारा घास चट डालेगा, और सारा घास जब खा जाएगा तो हिरन को भी घास खाने के लिए नहीं बचेगा, तो इसको भी फिर मरना पड़ेगा। इस तरह से प्रकृति में सारे जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो जीवों के बीच स्ट्रगल चलते रहता है। अब मनुष्य है तो मनुष्य को कितने जीवों से खतरा है, अब देख लीजिए। हमें सांप से खतरा है, जितने भी प्रकार के रात्रिचर प्राणी है, बाघ हो, सियार हो, तेंदुआ हो, उससे खतरा है। और सबसे बड़ी खतरा है जो अभी वर्तमान में है वो है माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका वायरस हो गया, कोरोना वायरस का कहर तो आप देख ही रहे हैं, और फिर बैक्टीरिया हो गया। हालांकि इसमें से कुछ लाभदायक भी हैं, सारे हानिकारक नहीं। जो भी माइक्रोब्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और एक जो है हानिकारक होते हैं। और फिर फंगस। तो अभी आप देखिए एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त था, तो कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, है ना। अभी वायरस का प्रकोप थमा नहीं कि ब्लैक फंगस आ गया। अब ब्लैक फंगस त्राहिमाम मचा रहा है, काफी डरावना है। कोरोना में तो फिर भी लोग बच जाते थे। ब्लैक फंगस में जो मोर्टिलिटी रेट है वो 50% है, अब उसका भी दवाई खोज चल रही है। तो ये क्या है कि हमें जो है अगर इसको भी जीव जंतु मान लें, जैसे कि कुछ नेता लोग अभी बयान दिया कि वह भी एक प्राणी है ना, वायरस भी एक प्राणी है। अब उनको जरा भी बायोलॉजी का अगर नहीं ज्ञान है तो भाई बात अलग है, प्राणी कैसे हो सकता है। वायरस को हम जीवन के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, वह अकोशिकीय है, सिर्फ एक डीएनए का संरचना है, और वह कोशिका स्तर तक भी नहीं पहुंचा है। बैक्टीरिया को अगर ले लें तो यह भी प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी जीवन यहां से जीवन प्रारंभ हो जाता है बैक्टीरिया से, परंतु बैक्टीरिया जो है पूर्णतः जीवन नहीं है। ठीक है, फिर भी यहां से हम जीवन मान सकते हैं, हाँ फंगस को मान सकते हैं जीवन। तो इस तरह से जो विभिन्न जातियों के बीच जो संघर्ष चलता है तो उसको हम अंतर जातीय संघर्ष के रूप में रखेंगे। अब नेचर से किस प्रकार का, तो सबसे पहले तो आप जलवायु देख लीजिए, अलग अलग जलवायु बदलता रहता है, तापमान भी बदलता रहता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती, जैसे कि अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, क्लास लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, बार बार पसीना आ रहा है। ठीक है, तो ये तापमान है। उसके बाद आप देखिए आंधी, अभी तूफान आया। अब देखें मानव तो फिर भी किसी तरह से बहुत अपने आप को बचाने में सक्षम हुआ, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पूर्वानुमान है हमारे पास, लेकिन कितने जीव जंतु अपने आप को नहीं बचा पाए होंगे, उनको हम नहीं देख पाए, उनका आकलन नहीं हो पाया। तूफान आया है, तौक्ते और यास, ये तूफान है, फिर सुनामी है ना, वर्षा है, बिजली है, हिमपात है, कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं हैं, कई तरह के वातावरणीय दशाओं में जो परिवर्तन होते रहता है, उससे जीवों को एक संघर्ष करना पड़ता है लगातार अपने आप को बचाए रखने के लिए। आंधी तूफान, वर्षा, ओला वृष्टि जो भी है, सबसे जो है अपने आप को बचाए रखना पड़ता है। तो इनसे जो बच गया तब फिर जो है वो प्रकृति में रहने के योग्य होते हैं। तो जीवन के लिए 3 प्रकार का संघर्ष जो चलता है यह काफी जरूरी है। अब आइए तीसरा पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट यही लेंगे कि ये जीवन संघर्ष में जो अपने आप को, देखिए एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलिए। पहला पॉइंट तो हो गया कि जीवों में संतानोत्पत्ति की क्षमता, तो प्रचुर क्षमता, तो प्रचुर क्षमता पर नियंत्रण कैसे रहता है, तो ये 3 प्रकार के जो स्ट्रगल चलते हैं, इस 3 प्रकार के स्ट्रगल से उसमें नियंत्रण रहता है। अब जब नियंत्रण हुआ, बहुत सारे इसमें से मर गए, कुछ तो यही मर गए अपने में संघर्ष करके। उसके बाद जो बच गया, मान ली हिरन को ले लें, तो सभी हिरन को भोजन पानी आवास मिल नहीं सकता है, तो बहुत सारे हिरन तो यही मर गए, कुछ तो बच्चा ही उत्पन्न हुआ और उसी समय मर गए। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे को बाघ ने खा डाला। ठीक है, और उसके बाद भी जो बच गए तो वो जो है इस बदलते वातावरण में बाढ़ आ गया, आंधी आ गया, तूफान आ गया, वर्षा आ गया। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्ष पहले जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान था उसमें बहुत सारे गैंडा मर गए, बाढ़ आ गया था। तो ठीक है, तो यहां भी, और यहां से भी जो बच गए तो वो जो है पृथ्वी पर रहने के हकदार होंगे, उसकी वंशागति चलेंगे। और उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता। तीसरा पॉइंट हो जाएगा योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अब यहां तक कौन जीव जंतु पहुंचेंगे, तो यहां तक वही जीव जंतु पहुंचेंगे
जो जीवन संघर्ष में सफल हुए, जीवन संघर्ष में सफल, सामर्थ्यवान, जिसका सामर्थ्य था, सामर्थ्यवान, प्रकृति के हिसाब से अनुकूलित, जो प्रकृति से अपने आप को अनुकूलन स्थापित कर लिया, अनुकूलित, जो अपने अंदर अनुकूलन विकसित किया, जो शक्तिशाली है, जिन्होंने वातावरण से समायोजन स्थापित किया। ठीक है, तो ये जो है, तो इसी की जो जीवन संघर्ष में सफल हुआ, जिन्होंने वातावरण से अनुकूलन स्थापित किया, सामर्थ्यवान रहा, तो उसकी उत्तरजीविता, वो पृथ्वी पर सर्वाइव करेगा, और जो कमजोर रह गए वो पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं करेगा, वो जीवन के लिए सर्वाइव नहीं करेगा। इनमें से जो योग्य होंगे तो उसी को क्या करेगा कि प्रकृति चुन लेगी। किसको? जो सामर्थ्यवान रहेगा, जो अनुकूलित रहेगा, जो शक्तिशाली रहेगा, और जो वातावरण से समायोजन स्थापित किया, उसकी उत्तरजीविता चलेगी, उसी को प्रकृति चुन लेगी, और इसी को हम कहेंगे प्राकृतिक चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो। अब चौथा पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? तो विभिन्नता की सर्वव्यापकता। इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में होगा यूनिवर्सल अक्यूरेंस, यूनिवर्सल अक्यूरेंस ऑफ वेरिएशन। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि प्रत्येक जीव में कुछ विशिष्ट जो है वो भिन्नताएं होती है, यहाँ तक कि एक ही जाति के 2 सदस्य आपस में कभी भी समरूप नहीं होते हैं। और ये भिन्नताएं कैसी होगी? तो आकार में होगा। ठीक है, अलग अलग आकार के होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, फिर उसकी आकृति भी अलग अलग होगी, फिर उनकी रचना अलग अलग होगी। ठीक है, उसका फिजियोलॉजी, जो आंतरिक संरचना या बाह्य संरचना है, वो अलग होगा, कार्यकी जिसको बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, आकार मतलब साइज, आकृति मतलब शेप, रचना मतलब संरचना को हम संरचना भी कर सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन। तो इन सब चीजों में हम अंतर देखेंगे। जीवन शैली भी अंतर होगा, रंग भी अंतर होगा, जीने का जो ढंग होगा, जीवन शैली, रंग में अंतर होगा, आदत में अंतर होगा, स्वभाव में अंतर होगा। कुछ जीव जंतु जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे, कुछ शांत स्वभाव के होंगे, कुछ जो है बहुत सुस्त होंगे जैसे पांडा, कुछ आक्रामक होंगे। ठीक है, तो इस तरह के स्वभाव में। फिर क्षमता, कैपेसिटी में अंतर होगा, जैसे घोड़ा तेज दौड़ सकता है, उतना तेज गधा नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, कोई जो है पेड़ पर चढ़ सकता है, कोई उड़ सकता है काफ़ी ऊंचाई तक, जैसे बाज काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता है, सभी पक्षी उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती है। तो सबकी क्षमताएं अलग अलग होगा, स्वभाव भी अलग अलग होगा। ये स्वभाव अलग अलग खाने पीने से लेकिन रहन सहन सब चीज़ में अलग होगा। आदत भी अलग होगा, किसी का कुछ आदत होगा। और ये केवल अलग अलग प्रकार के जंतुओं में नहीं, हम मानवों में भी, हम मानव में देखिए तो कोई बिगड़ेल स्वभाव का होगा, कोई बहुत मीठा वचन बोलेगा, कोई लालची होगा, कोई लोभी होगा, कोई विवेकशील प्राणी होगा, कोई जो है शांत स्वभाव का होगा। तो अलग अलग प्रकार के हम जो है यहाँ पर देखते हैं। और ये वेरिएशन कैसे होता है? तो ये वेरिएशन के लिए, हालांकि बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, परंतु फिर भी हम एक टॉपिक इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये वेरिएशन जो होता है उसके कई कारण हैं। और यही वेरिएशन हमारे उद्विकास की गाड़ी, यानी जो एवोल्यूशन की जो गाड़ी है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो वेरिएशन होता है, तो ये क्या होता है कि ये प्राकृतिक चयन में उपयोगी भी हो सकता है, अनुपयोगी भी हो सकता है। और यदि अनुपयोगी हुआ तो वातावरण उसको छांट देगी, और जो अच्छा रहेगा, यानी इन सब में जो अनुकूलन वाले लक्षण होंगे, अनुकूलन, जो बदलते वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, तो उसको जो है क्या होगा कि इसका चयन होगा। ठीक है, और जो अनुपयोगी हो जाएगा, यानी जो अनुकूलित नहीं रहेगा, उसको क्या होगा, उसको प्रकृति क्या करेगी, छांट देगी। ठीक है, यानी अच्छे गुणों वालों को, जो कि आगे जाके सामर्थ्यवान हो, सस्टेन कर सके, तो उसको प्रकृति रखेगी। और जो अनुपयोगी गुण होगा, जो आने वाले या बदलते वातावरण के अनुरूप नहीं होगा, उसको जो है छांट देगा, और इस तरह से उसका जो है विनाश हो जाएगा। अब आ जाइए वातावरण में निरंतर परिवर्तन। चौथा जो 5वां जो पॉइंट हो जाएगा वो वातावरण में निरंतर परिवर्तन हो जाएगा। वातावरण में निरंतर परिवर्तन, यानी कंटिन्यूसली चेंज इन इन्वायरमेंट। तो वातावरण में जो लगातार परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि नमी है, तो आप नमी वाले जगह में देखिएगा फंगस पनप सकता है, और नमी वाले स्थानों में जीव जंतुओं या फिर सूक्ष्म जीव को रहने में काफ़ी जो है सुलभता होता है, वहाँ से उसको भोजन, आवास सभी चीज़ मिल जाता है, तो नमी हो सकता है। फिर सूखा हो सकता है, सूखा स्थानों पर देखिएगा कि सूक्ष्म जीव नहीं पनपेगा, सूखे स्थानों पर कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु रह सकते हैं। भूकंप होगा, तूफान होगा, ठीक है, फिर आपका शीत होगा, बिजली होगा, वर्षा होगा, ओला होगा,
पाला, बाढ़ होगा, सुनामी होगा। इस तरह से एक ही वर्ष के अंदर जीवन जो वातावरण है उसमें कई प्रकार के बदलाव होंगे और जो लंबे समय के बाद जो क्लाइमेट चेंज होता है वह भी होगा। तो ये क्या करता है कि जीवों का ये सब जो हो रहा है, तो ये जीवों में इसके रचना, जैसे मरुस्थल में रहने वाले विशेष प्रकार का जीव देखते हो, उसमें मरुस्थलीय वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता होती है। नागफनी के पौधे तो देखिए उसकी विशेष रचना होती है। इसका रंग भी अलग होगा, जैसे अफ्रीका में रहने वाले लोग काले होते हैं तो इसका रंग भी अलग होगा। इसका फिजियोलॉजी भी अलग होगा, जो इसके अंदर का जो कारिकी है, जो फिजियोलॉजी है वह भी अलग प्रकार का होगा, ठीक है। आकार भी अलग होगा, ठीक है। और जो भी चीज है सब चीज अलग होगा, आकार में अलग होगा, ठीक है। गर्मी का वातावरण है तो वहां उसका शारीरिक संरचना अलग होगा। तो सब चीज अलग होने के कारण ये क्या होता है कि मौसम भी, ठीक है, मौसम के अनुसार जो ढलने की जिसके अंदर योग्यता होती है उसका प्राकृतिक चयन होता है और उसको प्रकृति जो है रखती है और वो अपनी वंशागति को आगे बढ़ाता है। और बाकी जो इन सब कारणों से अब है कि हम एक प्रकार ऐसे आदमी हैं जो कि नदी में भी तैर सकते हैं और सूखा में, मरुस्थल में भी 1-2 दिन तक भूखे प्यासे रह सकते हैं। हम बरसात में भी रह सकते हैं। हम सर्दी गर्मी मौसम, जितने भी प्रकार के मौसम हैं, जितने भी प्रकार के सीजन हैं, उनमें हम सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो हमारी यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का वातावरण चेंज हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं। अब मजदूर वर्ग को देखिए, तब लोग जैसे कहते हैं कि मजदूरों को कोरोना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो हर वातावरण में अपने आप को शिफ्ट रखने का, उसके अंदर बाहर में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका इम्यूनिटी काफी ज्यादा डेवलप होता है। तो ऐसे लोग जो है वो प्राकृतिक चयन में विशेष भूमिका निभाते। और जो अब अभी बाढ़ है और तुरंत बाढ़ सूख गया और इससे अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाया, तो अपनी वंशागति को वो आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उसका जो वंशज धीरे धीरे कमजोर होकर लुप्त हो जाएंगे। तो ये जो है वातावरण में जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन का जीवों पर काफी दबाव पड़ता है और जीवों पर यह दबाव पड़ता है कि आप अनुकूलन स्थापित करें। और यदि अनुकूलन स्थापित नहीं करेंगे, ये हमारे साथ भी होता है कि भाई हम पहले स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में जाके नियम बदल जाता है। कॉलेज से अगर कहीं सिलेक्शन हो गया तो वहां जाके नौकरी में आते हैं, तो नौकरी में भी हमें कई प्रकार के डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है कि पालन करना है तो करिए, अगर नहीं तो फिर जो है अब वापस भी जा सकते हैं। तो इस तरह से जो वातावरण है उसके अनुसार से ढलना पड़ेगा। तो ये प्रकृति का नियम है और यही प्रकृति का नियम जो है वो डार्विनवाद में समझाया गया है। तो अब जो है इन सब के बाद जो अंतिम पॉइंट है वह यह है कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति। छठा पॉइंट है नई प्रजातियों की उत्पत्ति। नई प्रजातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। प्रजातियों के स्थान पर आप जाति शब्द का भी प्रयोग कर सकते, क्योंकि अगर कम समय का परिवर्तन है तो प्रजाति होगा और अधिक समय का परिवर्तन है तो वो जाति होगा। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब हमने क्या क्या देखा, तो पहले देखे कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता है, फिर भी उसका जीवन संतुलित इसलिए रहता है क्योंकि जीवन के लिए संघर्ष चलता है, ठीक है। उस जीवन के लिए संघर्ष में वातावरण की विशेष भूमिका होती है और जो इस बदलते वातावरण में अपने आप को शिफ्ट रख पाए, ठीक है, उनकी उत्तरजीविता होती है और इस तरह से प्रकृति उसको चुन लेती है। प्रकृति के चुनने में वातावरण की जो है विशेष भूमिका होती है और जो वेरिएशंस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और इस तरह से प्रकृति जो चुन लेती है तो वह जो है उद्विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाती है और इस तरह से नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। अब नई प्रजाति की उत्पत्ति में क्या होता है कि जो उपरोक्त 5 पॉइंट है वहां से जो सफल जीव निकल कर आए, जो सफल जीव होते हैं, इस सफल जीव पर क्या होता है कि प्राकृतिक चयन काम करता है। क्योंकि प्राकृतिक चयन ने प्रकृति ने इनको चुना है, तो प्राकृतिक चयन जो इस पर कार्य किया तो इसमें जो गुण विकसित हुआ, सफल जीव, चूंकि इसके अंदर कुछ ऐसे गुण आया जो कि वातावरण के अनुकूल था, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण होता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण, ठीक है। और यही गुण जो है आगे जाके। नमस्कार, आज हम फिर से आए हैं डार्विनवाद पार्ट 2 को लेकर। क्योंकि कल संध्या में जो क्लास चल रहा था डार्विनवाद का, तो कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूरी नहीं हो पाई थी। आज उसका पार्ट 2 हम लेकर आए हैं और आज हम डार्विन की आलोचनाओं को पढ़ेंगे। क्योंकि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था वो इतना प्रभावशाली था और इतना इसका महत्व था कि इन्होंने पूरे संसार में हलचल मचा दिया। और यह बाइबिल के बाद इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बाइबिल के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय ग्रंथ बन गया और पूरे मानव मस्तिष्क को झकझोर दिया। क्योंकि इस सिद्धांत ने पहली बार यह प्रमाणित कर दिया था। वैसे तो लेमार्क ने भी यह सिद्धांत दिया था,
लेकिन लेमार्क ने अपने सिद्धांतों को प्रमाणित करने के लिए बहुत अधिक तथ्यों को पेश नहीं किया था। लेकिन डार्विन ने प्रमाणित कर दिया था कि जीव जंतुओं की रचना जो है वो किसी भगवान या गॉड ने नहीं किया है, बल्कि यह एक उद्विकासी प्रक्रिया का प्रतिफल है जो कि नेचुरल है और प्रकृति द्वारा अपने आप होता है। तो इनके द्वारा जो भी डार्विन ने जो सिद्धांत दिए थे और 5 महाद्वीपों पर लगातार 22 वर्षों तक इन्होंने जो अथक परिश्रम किया, जो आंकड़े जमा किए, जो उसका विश्लेषण किया, जो अध्ययन किया और उसको जो है लेनिन सोसाइटी की बैठक में 1858 में वहां पर पेश किया था और 1859 में एक पुस्तक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उन्हीं के हम वतन यानी इंग्लैंड के ही अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी मलेशिया और इंडोनेशिया में अपने किए गए खोजों के आधार पर बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो है डार्विन के जैसा ही सेम कंसेप्ट दिए थे। बाद में थोड़ा बहुत जो भिन्नता था उनको समझौता करते हुए दोनों ने मिलकर उद्विकासी सिद्धांत दिया और अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने एक जो चार्ट प्रस्तुत किया उस चार्ट को डार्विन ने मान्यता दिया। उस चार्ट में जो भी वैज्ञानिक तथ्य थे और जो प्राकृतिक तथ्य थे जो कलेक्शन हुए उसको एक तरफ रखा गया था, उसका कंक्लूजन जो है दूसरी तरफ। इन सब बातों पर हमने चर्चा किया। आज हम फिर से थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो डार्विनवाद के मुख्य बिंदु क्या थे कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, इनॉर्मस फर्टिलिटी इन लिविंग बीइंग। लेकिन क्या होता है कि प्रचुर संतानोत्पत्ति होने के बावजूद भी उतनी जीव जंतु हमें पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। सबके लिए यहाँ जगह नहीं है। जगह किसके लिए है? तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, यानी अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और ये संघर्ष 3 रूप में होता है। एक सजातीय संघर्ष होता है यानी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, जिसमें कि 2 एक ही प्रजाति के जीव आपस में भोजन, पानी और मेल्टिंग पार्टनर जो है, जो जीवन साथी है, उसके लिए संघर्ष करते हैं। और उसके बाद दूसरा है अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष में 2 विभिन्न जातियों के, 2 या 2 से अधिक विभिन्न जातियों के जो प्रजातियों के जीव जंतु है वे आपस में संघर्ष करते हैं एक दूसरे पर अपना निर्भर रहने के लिए, क्योंकि एक दूसरे का वो भोजन होता है, इस कारण से, जैसे बाघ और हिरन। और फिर वातावरण के साथ संघर्ष करना पड़ता है, आंधी, तूफान, वर्षा, ओला, पाला, जो भी है, भूकंप। तो इन सब चीजों से जीव जंतु को संघर्ष करना पड़ता है। और इसके बाद जो यहाँ से जो जिंदा बच जाते हैं तो यहाँ पर काम करता है विभिन्नता की सर्वव्यापक। जो भी वेरिएशन हम देखते हैं तो ये वेरिएशन लगातार और बढ़ते चला जाता है और वो उसकी पीढ़ियों में गमन करता है। पीढ़ियों में गमन करने के पश्चात जो है वातावरण का जो उस पर प्रभाव पड़ता है, इस कारण से थोड़ा थोड़ा बदलाव होते रहता है। तो यही है यूनिवर्सल एक्यूरेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। और जो जीवन संघर्ष में चुने गए हैं और उस पर जो वातावरण के प्रभाव पड़ता है, जीवन संघर्ष में वही चुने जाते हैं जो बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को उसके साथ सामंजस्य बिठा के रख सकता है, जो सामर्थ्यवान हो, जो बलवान हो, जो बदलते वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल सके, जिनमें अनुकूलन हो। तो उसी योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, यानी वैसे ही योग्य जीव जो है पृथ्वी पर रहने के लिए हकदार हैं और उन्हीं जीवों को प्राकृतिक चुन लेती है। यानी ये योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये अल्फ्रेड रसेल वेलेस का सिद्धांत था, जबकि डार्विन उसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो जो योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, दोनों में समझौता हो गया कि योग्यतम की उत्तरजीविता जो भी जीव होते हैं उसे प्रकृति चुन लेती है। तो ये प्राकृतिक चयन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन। वैसे डार्विन का पूरा जो सिद्धांत है वो नेचुरल सिलेक्शन ही कहलाता है। और इस पर वातावरण में जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप ये जीव अपने आप को उस वातावरण में समायोजन हेतु सतत प्रयास करते रहता है, एवर चेंजिंग इन एनवायरमेंटल कंडीशन। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो नई जातियों या प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, यानी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो इसी प्रकार से धरती पर तमाम सारे जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है और किसी अल्लाह, गॉड या ईश्वर ने एक ही बार में जीव जंतुओं की रचना नहीं की है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो डार्विन और अल्फ्रेड रसेल ने लगातार जो अथक मेहनत किया था, परिश्रम किया था, उनके आधार पर जो तथ्य और विश्लेषण और आंकड़े सामने आए और इसके आधार पर जो उन्होंने प्रमाणित किया, उसके आधार पर ऐसा साबित हुआ। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो पानी में अमीबा जैसे जीव आए, अमीबा, फिर जाके स्पंज जैसे जीव आए, फिर कीड़े मकोड़े आए, कीट पतंगा, उसके बाद मछली जैसे प्राणी आए, और फिर उभयचर यानी एम्फीबियंस आए, फिर पक्षी आए, बर्ड्स, और फिर जो है स्तनधारी आए। स्तनधारी में भी इसका भी लगातार विकास होता रहा और लगातार विकास के फलस्वरूप वनमानुष आए,
बनमानुष, जिसे कि हम एप भी कहते हैं, ये एप यहीं से दो दिशा चला गया, यानी इसके पहले से ही कि एक बनमानुष हुआ और दूसरा मानव की तरफ चला गया, मानव और बंदर। तो बंदर अलग है, एप अलग है, और इस मानव में भी लगातार उद्विकास होता रहा। तो मानव की कई प्रजातियों को हम देखते हैं, जैसे कि जो ये बनमानुष थे जो कि पेड़ पर रहते थे, वो ड्रायोपिथिकस थे, ड्रायोपिथिकस। इसके बाद फिर रामापिथिकस आए, रामापिथिकस धरती पर। फिर आए अस्ट्रालोपिथिकस, अस्ट्रालोपिथिकस आए, ये सब 4 पैरों से चलते थे। फिर होमो इरेक्टस आए जो कि सीधा खड़ा हो गए, होमो इरेक्टस आए। और इसके बाद फिर निएंडरथल आए, निएंडरथल, और निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस आए। इस तरह से पानी में जो जीवन का प्रारंभ हुआ था एक कोशिकी जीव अमीबा। इससे पहले भी आप देखें तो हम वायरस पर चर्चा कर लें, क्योंकि वायरस क्या है कि कोशिकाओं का निर्माण होने की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो गया था, लेकिन कोशिका के जो भी सेल हैं, सेल के फुल फॉर्म तक वो नहीं पहुंचे थे, यानी केवल डीएनए का एक संरचना है। आज भी हम कोरोना वायरस को जो हम देख रहे हैं तो क्या है, वो डीएनए का संरचना है, और वही हमारे शरीर में घुसकर अपना जो है वो संख्या को काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर लेता है और हमारे ऊपर वायरल लोड बढ़ जाता है। और ये क्या करता है कि हमारे फेफड़े में म्यूकस जमा कर देता है, और उस कारण से जो सांस लेने वाली जो अलविलाई है तो वो जो है जाम हो जाता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, इस कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कोरोना वायरस है। तो ये वायरस है जिसको हम लिविंग बींग की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा अकोशिकीय जीव तो नहीं कह सकते हैं, अजीब है, जो अनकंडीशनल स्थिति में बिल्कुल जो है सुसुप्त पड़ा रहता है, क्रिस्टल के माफिक पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये वृद्धि करने लगता है, अपना पोषण, न्यूट्रिशन, प्रजनन सब कुछ करता है और संख्या बढ़ाने लगता है। उसके बाद फिर बैक्टीरिया आया। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव मतलब यहाँ से जीवन का हम प्रारंभ मान सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये इसके जो कोशिका होते हैं उसमें सभी अंग नहीं होते हैं कोशिका के, ठीक है। इसके जो कोशिकांग है, जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो कि साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, तो वो सब नहीं होके इसमें सिर्फ जो है डीएनए आरएनए होता है। ट्रू न्यूक्लियस का भी अभाव है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है, जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली यानी ये है, तो ये अंदर का ये केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली ये है, तो झिल्ली नहीं होता है। और इसके जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनल्स बिखरे हुए हैं तो वो भी नहीं होते हैं। इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल, और तब जाके आता है यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में हम अमीबा को रख सकते हैं। अमीबा के भी कोशिका होते हैं, तो इसमें लगभग सारे अंग होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ न कुछ अपूर्ण होते हैं। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव की शुरुआत होता है। स्पंज जैसे हाइड्रा, ये सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम आगे के क्लास में जंतु जगत में मानव का स्थान है, तो वहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जीवों का उत्पत्ति हुई है। तो स्पंज, कीड़े मकोड़े और फिर मछली, और इस तरह से उभयचर, एम्फीबियन, बर्ड्स और मैमल्स, और इसमें भी आगे जाकर कई प्रकार से के मैमल्स हैं, और तब जाके आता है प्राइमेट। तो प्राइमेट में मनुष्य जो है प्राइमेट ऑर्डर का ही सदस्य है, और प्राइमेट ऑर्डर में बहुत सारे जैसे ये आपका बंदर वगैरह सब आते हैं, और चिंपैंजी, बनमानुष, गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन, सिमोंग, तो ये सारे सब आते हैं। तो यहीं से धीरे धीरे फिर मानव का भी विकास हुआ। और मानव का जब विकास हुआ तो पहले मानव जो है 4 पैर से चलते थे, ड्रायोपिथिकस बंदर के रूप में, और फिर धीरे धीरे उन्होंने खड़ा होने की प्रक्रिया का प्रारंभ किया, क्योंकि वातावरण में जो परिवर्तन हुआ, वातावरण में परिवर्तन के कारण इन्हें खड़ा होना, मतलब जबरन इन्हें खड़ा होने का प्रयास करना पड़ा, नहीं तो इनका काम नहीं चलता। और इस तरह से वातावरण के साथ जो समायोजन स्थापित हुआ, तो वो धीरे धीरे इस तरह से करते करते यहाँ तक होमो सेपियंस के रूप में आए। आज से लगभग जो है 40,000 वर्ष पहले माना जाता है कि मेधावी मानव का आविष्कार हुआ था, और वो मेधावी मानव के रूप में आज प्रतिनिधि हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि एंथ्रोपोलॉजी में कि ये जो मानव पूर्वज थे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, अस्ट्रालोपिथिकस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल, ये कहाँ चले गए, ये कैसे विलुप्त हो गए? तो इन सब के बारे में भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी ये जो चीज़ें थी, इतना हमने फिर से रिवीजन करा दिया, ये कल हम चर्चा कर चुके थे। केवल जो है ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज जो 6ठा पॉइंट है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी, तो इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम चलते हैं डार्विनवाद की जो आलोचना हुई। तो नियम है कि कोई भी सिद्धांत जब बनता है तो सिद्धांत उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के लिए तो उपयोगी होता है, लेकिन समय के साथ उसमें कई दोष भी नजर आने लगते हैं। कई बार तो सिद्धांत के साथ ही दोष नजर आने लगते हैं, और उसका फिर मूल्यांकन होता है। और जो भी खोज किया गया है, जैसे कि डार्विन ने खोज किया है, तो डार्विन
डार्विन के मित्रों ने या इनके विरोधियों ने या फिर इनके विद्यार्थियों ने ही इनके जो सिद्धांत है उसमें कमी निकाला और उस कमी का भरपाई करने की कोशिश किया। तो आइए हम चलते हैं कि डार्विनवाद का मूल्यांकन कैसे हुआ, मूल्यांकन में क्या क्या तथ्य निकल कर आए और उसमें क्या क्या आलोचना हुई, मतलब डार्विन के सिद्धांत में क्या क्या दोष सामने आए और उस दोषों का फिर निराकरण कैसे हुआ, निराकरण के रूप में कौन से सिद्धांत आए, नव डार्विनवाद आए या फिर आगे उससे और भी कुछ सिद्धांत आए। तो आइए देखते हैं। तो डार्विनवाद का मूल्यांकन जो आलोचना हुआ, आलोचना के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहला जो आलोचना यह है कि डार्विन ने विभिन्नता को ढंग से परिभाषित नहीं कर पाए और इसके जो डार्विनवाद के जो कट्टर आलोचक थे वो थे जॉन ग्रेगर मेंडल। और डार्विन ने जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था तो उस समय डार्विनवाद का पूरी दुनिया में इतना जोर था कि किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को कोई मान्यता ही नहीं मिल रहा था। और मेंडल ने भी अथक परिश्रम से मटर के पौधों पर जो आनुवांशिकता के सिद्धांत की खोज किया था। मेंडल का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। हमारी जो हेरिडिटी है, जो हमारी आनुवांशिकता है, किस तरह से अगली पीढ़ियों में गमन करता है, इस पर जो मेंडल का बहु उपयोगी खोज था, इसको कोई महत्व नहीं मिल रहा था। मेंडल ने हर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर अपने सिद्धांतों को बार बार जोरदार ढंग से रखने का प्रयास किया, लेकिन डार्विनवाद का जो शोर था, उस शोर में मेंडल का जो आवाज थी वो नक्कार खाने में तूती के समान थी और इस कारण से मेंडल के सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिला। परंतु मेंडल की मृत्यु के बाद ही इनके सिद्धांतों को 1900 ईस्वी के आसपास लोगों ने समझना प्रारंभ किया और इसे जो है महत्व देना प्रारंभ किया और इस महत्व के अनुसार जो विभिन्नता की परिभाषा मेंडल ने समझाया उसके बारे में डार्विन जो है वो नहीं समझा पाए। हालांकि डार्विन ने अपने जीवन काल में ही मेंडल के सिद्धांतों को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो विभिन्नता की परिभाषा क्या है? तो मेंडल के अनुसार से आप देखेंगे तो ये क्या है कि भाई फैक्टर होते हैं, फैक्टर, और यही फैक्टर को हम आगे जाके, क्योंकि मेंडल को भी उस समय पता नहीं था इसलिए इसको हम जीन कहें। जीन क्या है? तो जीन वास्तव में ये जो डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया गया डीएनए का, ये डीएनए है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया गया तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन बेस होता है ATGC इस तरह करके। ठीक है, तो इसका एक क्रियात्मक खंड मान लिया है, सपोज दैट कि ये क्रियात्मक खंड है जिसमें कम से कम एक आनुवांशिक सूचना हो तो उसे हम जीन कहेंगे और पूरा जो ये स्ट्रक्चर जो डबल हेलिक्स मॉडल दिख रहा है वो डीएनए है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो है डीएनए को एक मकान माना जाए तो उस मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो ईंट होगा। प्रत्येक ईंटों को जोड़ जोड़ कर मकान बनाया गया। तो डीएनए एक मकान है तो जीन एक ईंट है। तो इसी जीन को फैक्टर कह के संबोधित किया था मेंडल ने और यह फैक्टर दो तरफ से आता है, एक माता की तरफ से आता है और एक पिता की तरफ से आता है और दोनों ही फैक्टर जो है आपस में घुलते मिलते नहीं हैं बल्कि अगली पीढ़ी में जाने के बाद जो है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। हालांकि मेंडल का भी सिद्धांत ये पूरी तरह से सही नहीं था। बाद में हुआ कि नहीं, ये क्रॉसिंग ओवर के समय में जो मदर साइड से आया, जो फादर साइड से जो आया, तो उसमें जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था फैक्टर, तो यहां पर डार्विन का जो विभिन्नता की जो परिभाषा थी, लेकिन क्योंकि डार्विन ने बोला था कि विभिन्नता कहां से आता है, तो वातावरण से आता है। तो वातावरण से आता है, इसको आप देखिएगा कि वातावरण से जो विभिन्नता आता है तो वो विभिन्नता अगली पीढ़ी में दृष्टिगोचर नहीं होता है। कोई आदमी अगर जो है काम कर रहा है धूप में और इस वजह से उसका चेहरा और त्वचा जो है टैन हो गया है, तो टैन हो जाने के कारण उसका जो बच्चा जन्म लेगा तो बिल्कुल गोरा, अगर वो गोरा आदमी है तो गोरा जन्म लेगा। तो ये वातावरण के कारण विभिन्नता नहीं आती है, बल्कि विभिन्नता आने के कारण, जो वेरिएशन आने के कारण है, उसका बहुत सारे आंतरिक कारण है और उस आंतरिक कारण में मेंडल ने जो समझाया था और ये फैक्टर का सिद्धांत, इसमें क्या है कि मदर साइड से और फादर साइड से दो फैक्टर आते हैं और दोनों सेग्रीगेट होते हैं। जो फैक्टर प्रभावी होगा उसका गुण प्रकट होगा और जो फैक्टर अप्रभावी होगा यानी रिसेसिव रहेगा उसका जो है गुण जो है वो दबा हुआ रह जाएगा। तो ये मेंडल ने समझाया था और इस तरह से डार्विनवाद की यहाँ आलोचना हुई थी कि वेरिएशंस को डार्विन जो है बढ़िया से नहीं समझा पाया। एक चीज और है कि डार्विन ने वेरिएशन के संबंध में, डार्विन के सिद्धांतों को अगर हम देखें तो इसमें वेरिएशन को इस प्रकार से समझाया गया है कि अगर जो है मतलब माता है और एक तरफ पिता है, तो और माता अगर गोरी है
और पिता जो है सांवला है, तो दोनों का संतान क्या होगा, यानी इन दोनों का औसत होगा। ये सांवला नहीं, इसको हम रख देते हैं, इसको काला रख देते हैं। पिता जो है वो काला है, ठीक है। तो इसका औसत संतान क्या होगा, तो इसका औसत होगा, यानी संतान होगा सांवला, ठीक है। तो इस सिद्धांत को मेंडल ने कट किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में या तो ऐसे मिलेगा, माता और पिता कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर अगर माता का डोमिनेंट होता है, अगर इसका गुण डोमिनेंट होता है तो बच्चा क्या होगा, बिल्कुल गोरा होगा, ठीक है। और अगर पिता का गुण डोमिनेंट होता है तो यहाँ बच्चा क्या होगा, बिल्कुल काला होगा, औसत कभी नहीं होगा, ठीक है। मुर्गी के भी उस पर जो है दिखाया गया, चूजे पर भी किया गया, कई जीव जंतुओं पर ऐसा प्रयोग किया गया जहां पर डार्विन का सिद्धांत जो है खरा नहीं उतरा। डार्विन का कहना था कि जो भी विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशंस हैं हम प्रकृति में देखते हैं, तो ये अगली पीढ़ियों में गमन करता है, यानी ये जो हेरिडिटी है इसका अगली पीढ़ी में ट्रांसमिशन होता है। इनहेरिटेंस कह सकते हैं इसको, वैज्ञानिक भाषा है, उसका इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस का इनहेरिटेंस होता है। अब वेरिएशन कई कारणों से होता है, वातावरण के प्रभाव से जो वेरिएशन होता है, अभी हमने चर्चा किया, जो वातावरणीय प्रभाव से वेरिएशन होगा, इस वेरिएशन का इनहेरिटेंस जो है वो नहीं होगा। तो किसका इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस होगा आनुवांशिकता का, जो कि मेंडल ने समझाया था, आनुवांशिकता का इनहेरिटेंस होगा। और इस तरह से डार्विन ने जो कहा था कि वातावरण का बहुत अत्यधिक प्रभाव होता है, उससे समायोजन करने के लिए जीवों पर जो दबाव पड़ता है और इसके अनुसार से वो जो अपना अनुकूलन स्थापित करते हैं, और इस कारण से जो नए अंगों का विकास होता है और उस विकास के कारण नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है, तो वातावरणीय कारण से उत्पन्न जो भी विभिन्नता है उद्विकास के क्षेत्र में उसका कोई महत्व नहीं होती है, बल्कि वंशागति केवल उन्हीं विभिन्नताओं की होती है जो जीन में परिवर्तन, और एक नया शब्द आया अब, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है, जीन में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन। इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो इस सिद्धांत को देने वाले थे ह्यूगो डी वरीज। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत देके बताया कि उत्परिवर्तन अचानक भी हो सकता है, छोटे स्तर पर भी हो सकता है, बड़े स्तर पर भी हो सकता है, और डार्विन के अनुसार से जो वेरिएशंस थे उसके लिए काफी लंबे समय की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आया, जो ह्यूगो डी वरीज ने दिया, तो उसके अनुसार से क्या है कि उत्परिवर्तन अचानक हो सकता है। तो इस कारण से जो डार्विन के सिद्धांत हैं उनकी आलोचना हुई, और यह माना गया कि डार्विन ने वेरिएशन के संबंध में जो सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि दो वैज्ञानिकों ने इसको गलत ठहराया, मेंडल ने भी और ह्यूगो डी वरीज ने। ह्यूगो डी वरीज के सिद्धांतों का फिर से हम आगे चर्चा करेंगे। अब ये तो हम बता दिए हैं पीछे ही कि संतान में जो विभिन्नता उत्पन्न होती है उसका गुण औसत होता है, और ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण के नियम के अनुसार से होता है। पृथक्करण का जो नियम है, इस सिद्धांत के अनुसार से जो मदर साइड से आया हुआ फैक्टर और जो फादर साइड से आया हुआ फैक्टर है, तो वो दोनों घुलता मिलता नहीं, बल्कि अलग अलग होकर अलग अलग पीढ़ियों में चला जाता है। यही कारण है कि बच्चा जो जन्म लेता है उसमें कहाँ कहाँ का फैक्टर आ सकता है, तो नाना नानी का आ सकता है, मामा का आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है दादा या दादी का आ सकता है, चाचा का भी गुण आ सकता है, चाची और मामी का गुण नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है फिर दूसरे जो है उस लिनियज है वो दूसरा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई फैक्टर किसी खास पीढ़ी में जाकर दब जाता है और किसी खास पीढ़ी में उभर जाता है। यही कारण है कि बच्चे को हम देखते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मामा पर गया है, या ये दादा पर गया है, दादी पर गया है, पिता पर भी जा सकता है, माता पर भी जा सकता है। तो वो क्या है कि फैक्टर के डोमिनेंट और रिसेसिव रह जाने के कारण ही ऐसा होता है, और ऐसा होता है मेंडल ने जो सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसके अनुसार से। आपके चैप्टर में मेंडल भी है, मेंडल को हम जब पढ़ेंगे तो मेंडल के सिद्धांतों को और अच्छी ढंग से हम समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक कि डार्विन ने प्राकृतिक चयन पर बहुत अधिक जोर दिया था कि प्रकृति ही जो भी, हालांकि इसमें आप पहले मैंने बताया कि डार्विन और बैलेस में मतभेद थे। डार्विन कहता था कि आंतरिक गुणों से जो भी जीवों में परिवर्तन होता है वो पृथ्वी पर रहने के लिए उसकी उत्तरजीविता होती है, ठीक है। लेकिन डार्विन कहते थे कि प्रकृति चुनता है, अच्छे गुणों वाले जीवों को प्रकृति चुनती है। और इस तरह से डार्विन ने प्राकृतिक चयन पर जोर दिया, काफी जोर दिया कि
परंतु अन्य भूमिकाओं की अनदेखी की गई है। और ये अन्य भूमिका क्या हो सकती है? तो अन्य भूमिका जो जो डार्विन के सिद्धांत में कमी नजर आ रहा है उसी को हम यहाँ लिख देंगे। तो अन्य भूमिका में क्या हो सकता है? तो आप देख लीजिए, एक है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गया। दूसरा है पृथक्करण यानी आइसोलेशन। तीसरा है प्रवसन यानी माइग्रेशन। चौथा है संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। और पांचवा है अंतःप्रजनन, अंतःप्रजनन इनब्रीडिंग। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के संबंध में तो हमने बता दिया कि जो ह्यूगो डी व्रीज ने सिद्धांत दिया था कि जीवों में जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे ना होकर कभी कभी अचानक भी होता है, और इस अचानक परिवर्तन में ही इतने भारी मात्रा में जो विविधता है पृथ्वी पर, तो वो हो पाता है, वो संभव हो पाता है। ठीक है, दूसरा है पृथक्करण। तो पृथक्करण के संबंध में आइसोलेशन, किसी कारण बस अगर कोई भौगोलिक अलगाव हो जाता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि मेडागास्कर, तो मेडागास्कर जो है वो अलग हो गया धीरे धीरे, या फिर कोई भी एक, जैसे कि आप मेघालय का ले लें, तो मेघालय का पठार जो है वो दक्कन का पठार का ही अंग है, और बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे वहां विचलन हुआ तो बंगाल की खाड़ी वहां निर्मित हुआ, और मेघालय का पठार धीरे धीरे साउथ से हटकर जो है अलग हो गया। तो इस तरह का जो आइसोलेशन होता है, तो इस या बीच में पहाड़ उत्पन्न हो गया, पहाड़ की उत्पत्ति हो गई, तो इस जो आइसोलेशन के कारण जीव जंतु अलग वातावरण में जाते हैं और वहां पर जो प्रजनन करते हैं, इस कारण से उसके अंदर जो विविधता उत्पन्न होती है उसका भी योगदान रहता है। फिर आ जाइए प्रवसन, यानी कोई आबादी का एक भाग जो है उठकर कहीं दूसरे हिस्से में चला जाता है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप मानव में भी देख सकते हैं कि कोई बिहार का एक परिवार जो है जाके दिल्ली बस गया, तो उसके देखिए बोल चाल और रहन सहन में परिवर्तन आ जाएगा। या फिर यहाँ से कोई साउथ चला गया, साउथ के कोई केरल या तमिलनाडु में चला गया, तो उसके भी रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये तो छोटे समय में हम देख सकते हैं, लेकिन यही अगर बड़ा समय हो जाए, यानी कम से कम ये 1 लाख 2 लाख वर्षों का हो जाए, तब फिर ये परिवर्तन इतने बड़े रूप में देखने को मिलेगा, बल्कि उनकी शारीरिक विशेषताओं में भी हम अंतर देख सकते हैं। तो ये प्रवसन है। संकरण हुआ कि 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच अगर जो है प्रजनन हुआ, ठीक है, तो उसके कारण से संकरण होगा और एक अलग प्रजाति का जन्म होगा। और फिर है अंतःप्रजनन, यानी आपस में जो प्रजनन हुआ उस कारण से भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और वहां से भी विविधता उत्पन्न होती है। और इन सबों पर कई और भी छोटे छोटे चीज हैं, जैसे कि आप ले लीजिए जीवन साथी चुनने का जो मापदंड होता है, यानी जीवन साथी चुनने का जो मापदंड होता है वो भी अलग अलग होता है, जीवन साथी। ठीक है, फिर वातावरण की भूमिका होती है, और फिर इस पर जो है प्राकृतिक चयन को भी हम रखेंगे, डार्विनवाद को, क्योंकि प्राकृतिक चयन को भी हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक चयन, तो ये जो सिद्धांत है, अब कभी कभी आ जाएगा कि नव डार्विनवाद। तो नव डार्विनवाद क्या है? तो यही बस जो पॉइंट हम यहाँ डील किए हैं, यही नव डार्विनवाद है। इसको अगर आप बुक में देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता है कि डार्विनवाद, नव डार्विनवाद क्या है। कभी कभी नव लेमार्कवाद भी पूछा जाता है। तो हमने पिछले क्लास में जो लेमार्कवाद का क्लास किया, तो उसमें नव लेमार्कवाद क्या होगा? तो वास्तव में लेमार्क के सिद्धांतों में जो दोष पाए गए थे और उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए, तो उसको नव लेमार्कवाद कहते हैं। जैसे आप लेमार्कवाद को याद कीजिए, तो किन किन लोगों ने उसके प्रयोगों का टेस्ट किया था? तो टेस्ट में समनर थे, बीजमैन थे, मैकडूगल और पेवलोव थे। तो इन्होंने जो चूहे की जो पूंछ काटी और 20 पीढ़ी के बाद भी चूहे, पूंछ वाले भी चूहा उत्पन्न हुए, तो इन सब चीजों को ही हम नव लेमार्कवाद की श्रेणी में रखते हैं। उसी तरह से नव डार्विनवाद, इसको हम कह सकते हैं नव डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, क्योंकि डार्विन के सिद्धांतों में जो दोष पाए गए और उसको, उन दोषों को दूर करने के लिए जो भी एडिशनल सिद्धांत आए, तो एडिशनल ये सब आए कि भाई उसमें केवल प्राकृतिक चयन की भूमिका नहीं होती, बल्कि उत्परिवर्तन का होता है, पृथक्करण का होता है, प्रवसन का होता है, संकरण का होता है, अंतःप्रजनन होता है, और भी कई छोटी छोटी भूमिकाएं इसमें होती है। तो इन सबको हम नव डार्विनवाद की श्रेणी में रखेंगे। तो नव डार्विनवाद पर एक हम नोट्स बना के दे देंगे, बस हो जाएगा, और कोई विशेष है नहीं, यही है। क्योंकि आगे जो हम सिद्धांत पढ़ेंगे सिंथेटिक थ्योरी, तो सिंथेटिक थ्योरी में बस इन्हीं सब चीजों का जिक्र आता है। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। अब योग्यतम की उत्पत्ति कैसे हुई? डार्विन का कहना था कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, यानी पृथ्वी पर जीवन संघर्ष में सफल रहे जीव
वैसे जीव जो सामर्थ्यवान हो, बलवान हो, बदलते वातावरण से अनुकूलन और समायोजन स्थापित करने में सक्षम हो, वैसे जीव, वैसे योग्यतम जीव की पृथ्वी पर उत्तरजीविता चलती है। लेकिन योग्यतम की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है, ये उत्पत्ति के संबंध में डार्विन जो है कोई सिद्धांत पेश नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डार्विनवाद की भी एक लिमिटेशंस है। उनका अगर सिद्धांतों को देखें तो प्रकृति जो है उनको चुनती है जो सक्षम होती है, लेकिन सक्षम की उत्पत्ति कैसे होती है, इस उत्पत्ति के संबंध में डार्विनवाद मौन है। यहाँ पर यह सिद्धांत मौन है, ठीक है, ये इसकी आलोचना होती है। डार्विनवाद बताते हैं कि प्रजातियों माने किसी भी जीव जंतु पर जो वातावरण का असर होता है, बदलते वातावरण से शिफ्ट करने की कोशिश में जो भी उसमें परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन जो है क्या है, वो लघु परिवर्तन है। लघु परिवर्तन, इसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोल सकते हैं माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। माइक्रो इवोल्यूशन का मतलब है कि अगर मान लिया जाए कि एक पीढ़ी का कोई जीव जंतु थोड़ा सा इस रूप में है, अगर मान लिया जाए कि उसके नैन नक्श इस प्रकार है और आगे जाके 5-7 पीढ़ी में जाके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, मान लिया जाए कि हमारा कान जो है अभी ये इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि ये अवशेषी अंग है, कान का जो कर्ण पल्लव है, तो ये जाके धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले समय में लुप्त हो जाए। तो ये धीरे धीरे अगर लुप्त हो जाएगा तो लुप्त हो जाएगा तो थोड़ा सा धीरे धीरे छोटा होगा, या फिर किसी कारण से हो सकता है कि हमारी उंगलियां भी छोटी छोटी हो जाए, ठीक है, हमारा ब्रेन जो है थोड़ा सा और डेवलप हो जाए, हाथ पैर थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। तो ये सब हो सकता है। क्यों हो सकता है कि भाई जिन अंगों का हम काम अधिक उपयोग कर रहे हैं और जो हमारे लिए ज़रूरी है तो उसमें विकास हो रहा है, परंतु अब नए अंगों का जन्म कैसे होता है। मान लिया जाए कि अभी मनुष्य को 2 हाथ है, तो 2 हाथ से काम नहीं हो पा रहा है, अगर 4 हाथ रहता तो और अधिक काम होता। तो अगर भविष्य में कभी 4 हाथ उत्पन्न हो जाए, ये हंसने वाली बात है, ठीक है, कि भाई अगर 4 हाथ उत्पन्न हो जाए तो 2 और हाथ उत्पन्न कैसे होंगे, क्योंकि ये लघु परिवर्तन से संभव नहीं है, माइक्रो इवोल्यूशन से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए चाहिए माइक्रो इवोल्यूशन। माइक्रो इवोल्यूशन, तो ये कैसे होगा संभव, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत यही तक कहता है कि प्रजातियों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और अगली पीढ़ी में जो वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन अगली पीढ़ी में जाके अडॉप्ट कर लेता है, वो प्रकट होता है और वो बदलते वातावरण के साथ अनुकूल होता है। लेकिन अब नया अंग का आविष्कार, पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलते थे, अब 2 पैरों पर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, पूंछ गायब हो गया, ठीक है, हमारे दांत अलग हो गए, हमारे जो मस्तिष्क डेवलप हो गए, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं आई, वो विशेषताएं कैसे आई। पानी में रहने वाले मछली पंख से तैरते थे, उभयचर हुए तो उसका हाथ और पैर विकसित हो गए, ठीक है, फिर स्तनधारी आए तो स्तनधारी के 4 पैर हो गए, पक्षी को उड़ने के लिए पंख विकसित हो गए। तो ये जो अंगों का जो विकास हुआ तो वो कैसे हुआ, तो इस संबंध में जो है डार्विनवाद मौन है। अब आइए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आप देखिए डार्विन का कहना था कि प्रकृति के से अनुकूलन स्थापित करने के लिए, अनुकूलन, वातावरण में जो बदलाव हो रहा है उससे अनुकूलन स्थापित करने के लिए अंगों का विकास होता है। यह बात हर जगह सही नहीं है, क्योंकि आयरलैंड के अगर बारहसिंघा को देखें तो इसमें अंगों का विकास कैसे हुआ कि इसका सिंग जो है, मान लिया जाए ये हेड है बारहसिंघा का, ये हेड है और इधर शरीर है, तो इस पर जो है कई इस तरह से सिंगों की उत्पत्ति हुई और ये सिंगों की उत्पत्ति के कारण यही इसका विलोपन का कारण भी बना, क्योंकि मस्तिष्क इतना भारी हो गया सिंगों के कारण, सिंग जो यहाँ पर होते हैं, तो ये तेज गति से भाग नहीं सकते थे और अपनी रक्षा करने में ये उस तरह से कामयाब नहीं हो पाए, जिस कारण से बारहसिंघा की ये विलोपन हुआ, ठीक है। इसके बाद एक संदर्भ आता है चीता का, स्वीडोलोन चीता, स्वीडोलोन चीता। इस चीता का भी दांत धीरे धीरे इतने बड़े हो गए और इस दांत के बड़े हो जाने के कारण ये झाड़ियों में फंस जाते थे और झाड़ियों में फंस जाने के कारण ये वहां से फिर निकलना इसके लिए मुश्किल होता था या दूसरे हिंसक जानवर इस पर हमला कर देते थे, तो यह विलोपन का कारण हुआ। तो डार्विन का जो कहना था कि वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने के लिए अंगों का विकास होता है, परंतु यहाँ कुछ जीवों को देख रहे हैं कि जिसमें अंगों का विकास हुआ जो वातावरण के अनुकूल नहीं था और इस कारण से उसकी विलुप्ति हुई। इसलिए जो अंगों की उत्पत्ति होती है और जो विकास होता है वो हमेशा लाभदायक नहीं होता है, कभी कभी यह हानिकारक भी हो जाता है। अब हानिकारक क्यों होती है, तो ये डार्विन के सिद्धांतों पर फिट जो है वो नहीं बैठता है।
अब एक सिद्धांत है कि डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन पर जोर डाला है, तो इससे बहुत धीमा उद्विकास होगा। यानी कोई एक जीव जंतु है, यानी एक प्रजाति है, तो एक प्रजाति का विकास होने में लाखों वर्ष लग सकता है। परंतु हम पृथ्वी पर जो जैव विविधता देखते हैं, पृथ्वी पर जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। यानी अब तक जितने जीव जंतु और पेड़ पौधों के बारे में हम जानते हैं, उससे कहीं अधिक जो है अभी भी है, जिसके बारे में कि हम जान नहीं पाए। और बिना जाने कितने जीव जंतु और पेड़ पौधे विलुप्त हो गए होंगे, इसका भी कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। डायनासोर जैसे जो बड़े बड़े जीव जंतु थे, उसके आंकड़े हमारे पास इसलिए उपलब्ध हो पाए कि उनके हड्डी जो है आज भी जमीन के अंदर जो है दबे हुए मिले, तो इस कारण से। लेकिन कितने छोटे छोटे जीव जंतु विलुप्त हो गए होंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। तो इतनी जो डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी, ये संभव नहीं लगता है कि इतना समय में हुआ होगा डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। तो डार्विन का सिद्धांत क्या है कि उद्विकास बहुत ही धीमा होगा, और धीमा उद्विकास के कारण इतनी बड़ी मात्रा में जीव जंतु पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हम देखते हैं, यानी एक ही जाति के कई प्रजातियां होती है। जैसे कल भी मैंने बताया कि धान की 1500 प्रजातियां होती है, आम की लगभग 700-800 प्रजातियां होती है। ठीक है, तो इतनी जो प्रजातियां हैं और इतनी जो जातियां हैं, इसकी उत्पत्ति इतने कम समय में संभव नहीं है। इस कारण से डार्विन का सिद्धांत यहाँ फेल है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए अगर आप ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत देखें, म्यूटेशन, तो ये अचानक होता है और काफ़ी तेज गति से होता है। यानी एक तरह से जो उद्विकास है, तो उद्विकास की गाड़ी में ये एक्सीलेटर का काम करता है, एक्सीलरेटर का काम करता है, उसको काफ़ी तेज गति से करता है म्यूटेशन, क्योंकि यह अचानक होता है और जीवों में अचानक परिवर्तन भी ला देता है। जैसे कि अगर किसी कोई रेडिएशन का शिकार हो गया हो, तो वहाँ भी उसके अंगों में म्यूटेशन हो जाता है। इसी कारण है कि वो लूला लंगड़ा उत्पन्न होता है। और चूंकि उसके जीन में म्यूटेशन हुआ है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जो एटॉमिक रेडिएशन होता है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक चयन का जो धीमा उद्विकास था, का जो सिद्धांत था, इस संबंध में डार्विन का जो सिद्धांत है, उस अनुसार से इतने कम समय में पृथ्वी पर इतनी अधिक जैव विविधता देखने को नहीं मिलती। यानी सिद्धांत में कुछ दोष है, और उस दोष को दूर किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने, ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, ये डार्विनवाद से संबंधित जो प्रश्न है और इनके सवालों के जवाब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, बल्कि इंटरव्यू में भी कई बार एंथ्रोपोलॉजी विषय होने के कारण आपको डार्विन से सवाल पूछे जाएंगे। मुझसे भी पूछा गया था कि ये बताइए कि अगर मनुष्यों की उत्पत्ति बंदर से हुई है, तो बंदर आज भी हैं, बंदर लुप्त क्यों नहीं हुए, जबकि मनुष्य की अन्य जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो गई। तो अब इस प्रकार का क्वेश्चन का तो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमने जवाब दिया कि वास्तव में बंदर जो है और मनुष्य है, दोनों का विकास जो है अलग अलग श्रेणी में हुआ, अलग अलग धारा में हुआ। और उद्विकास की एक धारा बंदर को विकसित करने पर जोर दिया, और दूसरा जो है एप यानी वनमानुष, और वनमानुष से भी जो पेड़ पर रहने वाले थे, वहाँ से एक अलग धारा निकली जो कि होमिनिड की तरफ आया। ठीक है, ये जंतु जगत में मानव का स्थान में आप लोग को पढ़ाएंगे। और इस तरह से मानव की एक अलग शाखा है। अब इनकी जो प्रजातियां कैसे विलुप्त हो गई, शायद वो वातावरण के साथ सस्टेन नहीं कर पाए होंगे। इस संबंध में अभी बहुत ज़्यादा आंकड़े नहीं हैं, और जब और अधिक खोज होगा और जो मिसिंग लिंक है, तो यहाँ पर पता चल पाएगा कि क्या दरअसल बात क्या हुआ था। तो ये मेरा जवाब था। तो काफ़ी जवाब से संतुष्ट हुए थे। दूसरा सवाल था कि डार्विन के सिद्धांतों को कैसे पुष्टि करेंगे। अभी हम कुछ बोलने को उद्यत ही थे, तभी दूसरा मेंबर पूछता है कि ये बताइए कि डार्विन ने जो सिद्धांत दिया कि उद्विकास होता है, तो आप कैसे अभी प्रमाणित करेंगे कि उद्विकास हुआ है अभी। तो मैंने बताया कि सर, ये कम समय में नहीं पता चलेगा उद्विकास, क्योंकि ये लंबे समय का अध्ययन का प्रतिफल है कि पता चला है कि उद्विकास होता है। और बहुत छोटे समय में जो उद्विकास होता भी है, तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एक पौधा जो है, पौधा को हम अगर रोपे हैं, तो एक पेड़ या पौधा जो है वो बढ़ता है, लेकिन उसको बढ़ते हुए हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतना धीमी गति से बढ़ता है कि किसी एक छोटे समय काल में हम उसको नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर हम किसी पौधा को आज रोप कर गए हैं, आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस भी है, हमारा आह्वान भी है कि आप लोग एक पौधा जरूर लगाएं। ठीक है, और हम भी एक पौधा खरीद कर लगाए हैं,
रखे हैं, अभी क्लास के बाद जो है जाके उसको रखेंगे। तो एक पौधा आप जो है जरूर लगाएं, अपने छत पर ही सही, खेत में जहाँ भी हो, कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। तो उस पौधा को अगर आप लगा के 4-5 दिन बाद जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ठीक उसी प्रकार है कि उद्विकास को देखने के लिए आपको मतलब 1000 लाख वर्ष तक इंतजार करना होगा, तब आप उद्विकास देख पाएंगे, कम समय में नहीं देख पाएंगे। तो फिर एक सवाल था कि इसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा। मतलब अगर हम नहीं देख पाते हैं 40, 50, 60, 80 वर्षों का जो उम्र होता है मनुष्य के, इसमें तो उद्विकास वो देख नहीं पाएगा, तो कैसे प्रमाणित करेंगे। तो फिर मेरा जवाब था कि जो फॉसिल एविडेंस मिला है, यानी जीवाश्म साक्ष्यों मिला है, तो उसी को जोड़कर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहले के मानव इस तरह से थे, फिर उसके कुछ समय बाद जो C14 पद्धति से जो निकाला गया उसका एज, उसके बाद जो है मानव इस प्रकार हुए, फिर इस प्रकार हुए और इस तरह से। तो ये जीवाश्म यानी फॉसिल एविडेंस के आधार पर ये देखा गया कि इस तरह से उद्विकास यानी इवोल्यूशन हुआ होगा। तो काफ़ी सटीक जवाब था और काफ़ी खुश भी हुए थे। तो ये आइए, अब है कि यहाँ पर हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष क्या है, तो जो लैमार्कवाद में निष्कर्ष था कि भाई डार्विन का सिद्धांत में भले ही कमी निकला, लेकिन पहली बार जो ईश्वरीय रचना का सिद्धांत था, ईश्वरीय रचना, इसको नकारते हुए डार्विन ने जो वैज्ञानिक नज़रिया प्रस्तुत किया वह काबिले तारीफ है, वैज्ञानिक नज़रिया, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किया, लंबे समय तक अध्ययन किया, ठीक है, और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन सारे तमाम चीज़ों को उन्होंने लिखा, ठीक है। तो ये सब आप निष्कर्ष में डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा नव डार्विनिज्म। तो नव डार्विनिज्म में वही आप 5 पॉइंट डाल देंगे, क्या क्या, तो उत्परिवर्तन, प्रवसन, फिर जो है पृथक्करण, फिर संकरण, ठीक है, फिर अंतःप्रजनन, जो भी पॉइंट है इसको डाल देंगे। और यही पॉइंट जाके हम पढ़ेंगे सिंथेटिक थ्योरी में, सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का होगा वो सिंथेटिक थ्योरी होगा। और डार्विनवाद के संबंध में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है उसको आप जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश मीडियम के बुक में आप पढ़िए। सबसे अच्छा जो बुक इंग्लिश मीडियम में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का है वो आपका है पी नाथ का बुक ले लीजिए और उसमें जो भी हमने पढ़ाया हमारे वीडियो के साथ उसको मैच कीजिए, अपना नोट्स खुद बनाइए। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए हम नोट्स ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें प्रेषित कर देंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी नोट्स बनाते समय हमारे जो हिंदी का नोट्स है उसको जरूर जो है आप जरूर से जरूर देखें। वैसे तो क्लास हमारा बाइलिंगुअल होता है, बाइलिंगुअल रखने का हम कोशिश करते हैं, परंतु नोट्स में जो कमी है उस कमी को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। परंतु अभी जो है आप बुक लीजिए और हिंदी मीडियम का नोट्स को आप ट्रांसलेट कीजिए बुक की सहारा लेकर। देखिए इतना सुंदर नोट्स बनेगा, इतना प्रभावशाली नोट्स बनेगा कि उसको यदि आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर देने से कोई भी एग्जामिनर रोक नहीं पाएगा अपने आप को, और वो लुभावना होगा। तो दूसरों के नोट्स पर भरोसा नहीं रहना। हिंदी मीडियम के भी विद्यार्थी को जो हम नोट्स उपलब्ध कराते हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि आप नोट्स में अपने अनुसार से व्यापक फेरबदल कर सकते हैं, बदलते हुए क्वेश्चन के अनुरूप और उसके डिमांड के अनुरूप। चूँकि कोई भी चीज़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो आपसे हमें अपेक्षा है कि आप उसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो इसी के साथ जो है इस क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद।